ये चीज आपके पास हो गई, वोटिंग की बेस पर हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 एल्गोरिथम 2 मॉडल हमने बनाए। पहला मॉडल कौन सा हो गया हमारे पास, यानी एक ऑडियो का है और एक इमेज का है, दोनों से हम वोट लेते हैं और वोट की बेस के ऊपर डिसाइड कर देते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा यस सर। तो ये एक पॉसिबल आपके पास सॉल्यूशन था जो कि आपने सिक्वेंशियल मॉडल से अभी तक चीजें पढ़ी। लेकिन अब सवाल ये है कि देखो, वो सिर्फ ऑडियो के ऊपर ही मॉडल ट्रेन होता और दूसरा इमेज वाला सिर्फ वो इमेज पे ही ट्रेन होता, उनकी जो वेट्स की एडजस्टमेंट है वो दोनों की अलग अलग होती। ठीक है, इसको ये समझे ना कि भाई कासिम की तस्वीर वो आंख नाक कान से उसी से देख के पहचान रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर कासिम को आपको साइड फेस दिख रहा और उसकी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, तो आप उसको यानी बैक पोस्ट से भी देख के उसको पहचान सकते हैं कि ये कासिम है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी वॉइस भी है। तो वॉइस प्लस आपकी जो पिक्चर है या आपके जो फीचर्स हैं पिक्चर के, वो भी आपने कुछ लर्न किए हुए तो दोनों की कॉम्बिनेशन से आप बता। ठीक है, तो अब इस तरह के मॉडल के ऊपर हम काम करने वाले। अच्छा, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। कंसीडर करें कि हम मशीन को एक पैराग्राफ चैप्टर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको कोई क्वेश्चन देते हैं और वो क्या करेगा, एक पैराग्राफ यानी पूरा चैप्टर हमने उठा के दिया टॉपिक, एक क्वेश्चन हमने दिया और उसके अगेंस्ट हमें जो आउटपुट मिलेगा वो उसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन आंसर की भी एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें रॉ डेटा जाता है, पूरी एक किताब, पूरी एक चैप्टर, उसका एक सवाल जाता है और सवाल के अगेंस्ट उसका एक आंसर जाता है। तो मशीन ये लर्न करना सीखती है कि रॉ डेटा में ये क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर ये होता है। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है और बेशुमार, यानी आप जिसमें मोर देन वन इनपुट या मोर देन वन आउटपुट भी हो सकते हैं, यानी आर्किटेक्चर 1 to many या many to 1 वाला भी हो सकता है। तो ये चीज हम जो बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल एपीआई के आर्किटेक्चर की बदौलत डीप लर्निंग में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर रहेगी यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? आपकी पिक्चर स्टक है शायद हमारे पीसी का, मेरे पीसी का मसला। नहीं, मैं पिक्चर को भी मूव नहीं कर रहा ना। तो ये पिक्चर स्टक है, ये हमें भी नजर आ रही है। उसके ऊपर ब्लर है ना, आगे कुछ पोर्शंस का ब्लर, बिल्कुल ब्लर है ऐसे ही। सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। उसमें कराची बैठे हैं ना सर, इसलिए हेडफोन लगाने पड़ रहे हैं। लेट मी चेक। मुझे अब बताएं, आवाज तो बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए क्योंकि मैं जो माइक वगैरह हाँ बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन ऐसे सर मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं। ओके, काइंडली सब लोग ना कोशिश करें कि हेडफोन का इस्तेमाल करें। मैं जरा स्क्रीन स्टॉप करके चेक करता हूँ कि हेडफोन ही कनेक्ट हुआ है। हाँ, डिफॉल्ट हेडफोन है। ठीक है, चलें मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये आपको चीज़ समझ आ गई कि हम मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट की तरफ जा रहे हैं और ये आर्किटेक्चर कभी भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अच्छा, मल्टी इनपुट के अंदर सेम डेटा टाइप नहीं है, मल्टी इनपुट में डिफरेंट डेटा टाइप आपकी इनपुट जा रही हैं और आपका डिफरेंट यानी टाइप का आउटपुट हम प्रेडिक्ट करवा रहे हैं। इसी तरह आउटपुट में भी उल्टा हो सकता है। देखें, मैं कासिम की या किसी भी एक करेक्टर की, मॉडल की एक पिक्चर देता हूँ, ठीक है, अब वो हमें आइडेंटिफाई करके बताए कि भाई इसका नाम क्या है, पहली क्लासिफिकेशन। दूसरा बताओ उसकी एज क्या है, ठीक है। तीसरा बताओ उसका वेट क्या है, ठीक है। चौथा बताओ उसकी कास्ट क्या है। और इस तरह करते हुए यानी बहुत सारी चीजें हम, इनपुट एक ही है पिक्चर, लेकिन आउटपुट जो मिल रहा है उसमें कैटेगोरिकल डेटा भी आ रहा है, उसके अंदर कंटिन्यूअस डेटा भी आ रहा है और यानी मोर देन टाइप का डेटा हम क्या करवा रहे हैं, प्रेडिक्ट। तो इस तरह की भी एप्लीकेशन आ सकती है। तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं थी सिक्वेंशियल डेटा की मदद से, सिक्वेंशियल एपीआई के जरिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये टॉपिक आपको समझ आ गया फंक्शनल एपीआई है क्या। अब इसके आर्किटेक्चर हमें देखने, तो बस ये आपके टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक क्या होता है, कैरिस के अंदर आपने अभी तक एक चीज पढ़ी कि मॉडल डॉट फिट, आपने नंबर ऑफ इपॉक बनाए 500। अब मुझे ये बताएं कि जैसे ही मॉडल डॉट फिट लिख के मैं रन का बटन दबाता हूँ क्या होगा। सर वो पूरे 500 इपॉक्स पूरे करेगा पहले। यस सर। यानी 500 जब कंप्लीट होंगे उसके बाद ही काम होगा ना। जी उसके बाद अच्छा,
अब कंसीडर करें कि आपने कहा था कि माइंड में सोचा था कि यार मैंने एक बेस लाइन मॉडल रखा हुआ है कि 90% एक्यूरेसी आ जाती है, इसका मतलब है बहुत अच्छा है, ठीक है, मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। टेस्ट और उसकी आप एक्यूरेसी देख रहे होते हैं ना, वैलिडेशन की, ठीक है, ट्रेनिंग और वैलिडेशन। तो आपने देखा, आपने एक क्राइटेरिया अपने माइंड में सेट किया हुआ था कि 90 तक आ जाता है, ओके। या दूसरा तरीका आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था कि ओवरफिटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, याद है ना ओवरफिटिंग? तो यस सर, ओवरफिटिंग, याद। जी सर। ओके, तो ओवरफिटिंग आप कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा का लॉस एक साथ कम हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके ट्रेनिंग का डेटा अभी भी कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, लेकिन वैलिडेशन का जो लॉस है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो जो आपका पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्या होता है कि वहां से क्या स्टार्ट हो रही होती है आपकी ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग। तो हम चाह रहे हैं कि भाई ओवरफिटिंग स्टार्ट हो तो आपका आगे चले ही नहीं, आपकी ट्रेनिंग वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो ये जो कंट्रोलिंग थी आप कभी भी खुद से नहीं कर सकते अभी तक जो आपने पढ़ा है। तो उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन बनाए कैरियर्स के अंदर जिसे कहते हैं कॉल बैक्स, ठीक है, पर्पस समझ आया कॉल बैक्स का? तो अब इससे फायदा यस क्या सर। होगा कि जैसे ही आपने जो भी रिक्वायरमेंट बताई है उस रिक्वायरमेंट से आपकी कंडीशन जैसे ही मीट होगी, आपका जो सर्वर है या आपका जो मॉडल है वो खुद ब खुद ट्रेनिंग को स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब इसके अंदर ना मुख्तलिफ आपके यानी इवेंट्स होंगे, 6 तरह के इवेंट हैं। आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल बिगनिंग पे स्टार्ट हो या सारी ट्रेनिंग आपकी तमाम इपॉक कंप्लीट हो जाए, तो तमाम इपॉक से पहले एक इवेंट आप कॉल कर सकते हैं। तमाम इपॉक कंप्लीट हो जाए तो आप एक इवेंट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट का मतलब पता है ना? नो सर। नो। अच्छा देखें, मैं जैसे ही मॉडल डॉट फिट का बटन दबाता हूँ ना और 500 आपने इपॉक बताएं, तो अभी क्या होगा, पहला इपॉक स्टार्ट होगा ना, पहले इपॉक स्टार्ट होने से पहले आपने एक फंक्शन लगा दिया एबीसी और उसके अंदर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो क्या होगा, जैसे आपने मॉडल डॉट फिट दबाया ना, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इपॉक स्टार्ट होगा और आपका पूरा ट्रेनिंग डेटा मॉडल से एक दफा गुजरेगा, पहला इपॉक, दूसरा इपॉक, तीसरा इपॉक, इसी तरह आपने के 500 इपॉक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने पहला इवेंट यानी लगाया, और वो कब लगाया है? जब इपॉक स्टार्ट, इपॉक नहीं बल्कि आपका बेज वगैरह स्टार्ट हो, ठीक है, पहला ये हो सकता है। दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, बिल्कुल जब सारे इपॉक कंप्लीट हो जाएं, 500 इपॉक, तो सारा डेटा जब गुजर गया तमाम इपॉक के साथ, फिर आपने लिखा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो अब सारा डेटा जब चल जाएगा, जब जाके वो क्या होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट होगा। ये चीज समझ आई इवेंट? यस सर। तो सर इवेंट sir. जो है नहीं सर। हम लोग, नहीं सर मुझे भी नहीं आई है, बट सर इवेंट जो है हम स्टार्ट में लगाएं या एंड में लगाएं, इपॉक चलने से पहले, मॉडल फिट होने से पहले? हाँ, अभी यही बता ना, अभी 2 इवेंट बताए मैंने, इस तरह 6 दोनों सूत्रों में लग सकता है ना, उन्होंने ये तो हाँ, कहा हाँ। शुरू में भी लग सकता है, एंड में भी लग सकता है। तो सर हम इसका इवेंट क्या लगा क्यों रहे हैं बेनिफिट सर? मुझे होगा? तो मुझे क्यों मुझे तो लगा ये रहे समझ नहीं आ रही, इवेंट लगा क्यों रहे हैं, मतलब लगा क्यों व्हाट इट हैज टू डू विद मॉडल डॉट फिट? बिल्कुल, अभी मैं इसी को क्लियर करूंगा। पहले इवेंट समझ लें कि 2 इवेंट तो हमने देख लिए कि भाई बिल्कुल शुरू में और बिल्कुल एंड में, ठीक है, इवेंट ये हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, इवेंट जो होता है ना इपॉक के स्टार्ट पे, हर इपॉक के स्टार्ट पे, ठीक है, यानी पहला इपॉक चले तो पूरा डेटा यानी आपको जैसे जाने लगेगा, उस वक्त आपने कहा कि वी लव आवर कंट्री, ठीक है, तो हर इपॉक के स्टार्ट में वो क्या होगा, इवेंट कॉल होगा। अच्छा, इसका एक और इवेंट क्या हो सकता है, हर इपॉक के एंड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह भी कितने इवेंट होगा, 4, बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल एंड में, हर इपॉक के स्टार्ट में, हर इपॉक के एंड में। इसी तरह आपका बेच साइज होता है, तो हर बेच को उठाता है 512 या आप जो भी आप बता रहे होते हैं 108, ठीक है, 2 की पावर में वैसे हम बता रहे होते हैं। तो अब क्या होगा, वो जैसे ही आपका पेज उठाना स्टार्ट करेगा तो वैसे ही वो डेटा क्या करेगा, इवेंट कॉल हो जाएगा। तो ये 6 इवेंट क्लियर हुए, पहले ये बताएं। यस सर, ये क्लियर हो गया कि ये बुला सर रही है। 2 मिस हो गए। जी सर, क्लियर है। कहाँ समझा? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। लेकिन सर पर्पस क्या है इवेंट लगाने का? बिल्कुल हैदर, पहले इवेंट को समझना है, अभी थोड़ी देर में इसका पर्पस भी समझ आ जाएगा। ओके। तो हमने
हमने 6 इवेंट देखे, बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल एंड में, हर इपॉक के स्टार्ट में, हर इपॉक के एंड में, हर बेच के स्टार्ट में और हर बेच के एंड में। ये 6 इवेंट हमारे पास है, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ, मैंने कंडीशन लगाई है कि जहां पे दोनों का लॉस अलग होने लगे, ठीक है, वैलिडेशन का और ट्रेनिंग का। मुझे पता है इस पॉइंट से क्या स्टार्ट होती है, ओवरफिटिंग। तो मैं कह रहा हूं अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, दोनों का लॉस अलग डायरेक्शन में जाने लगता है, तो आप क्या करो, आप ट्रेनिंग को रोक दो। तो वो इवेंट जो 500 इपॉक पे जाके रुकता, आपके पास कंट्रोल नहीं था, अब वो कब रुक जाएगा, अगर वो 10 इपॉक पे भी आपने जो कंडीशन लगाई है कि दोनों के ऊपर क्या स्टार्ट हो रही है, ओवरफिटिंग, तो वो इवेंट कॉल होगा, वो जो आपने यानी इपॉक के स्टार्ट में या इपॉक के एंड के अंदर या बेच के स्टार्ट में या बेच के एंड पे कॉल किया है, उसी वक्त आपकी ट्रेनिंग स्टॉप हो जाएगी और जो बेस्ट एक्यूरेसी होगी उसके ऊपर वो आपके मॉडल के वेट्स को सेव करवा देगा, जो भी आप एक्सटेंशन देते हैं। अब समझ आया इवेंट का क्या फायदा है? यस सर, अब समझ गया। यस सर। तो अब वो आपको 500 तक इंतजार नहीं करना, आपने अपनी कंडीशन लिख देनी और वो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो खुद ब खुद वो इवेंट कॉल हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास इवेंट अगर आपके क्लियर होगा कॉल बैक्स, तो अच्छा हम अपने कॉल बैक्स खुद भी बना सकते हैं, वो इसी चैप्टर में आपको बताएं। इवेंट और कॉल बैक एक सेम चीज है? हाँ, कॉल बैक का मतलब है एक चीज जब कंप्लीट होना तो आप जैसे call एक कर इवेंट को कॉल कर रहे हैं, हाँ उसको कॉल कर रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, कॉल बैक। तो वो हर ठीक इपॉक है के स्टार्ट में वो कॉल बैक करता है, जब वो इपॉक कंप्लीट ठीक। हो वो दूसरे को कॉल बैक करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कॉल बैक कह रहे हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट वगैरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर कॉल बैक फंक्शंस वगैरह भी आपके पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टेंसरबोर्ड। एनीवन नो अबाउट दिस? किसी को पता है टेंसरबोर्ड के नो बारे में? सर। नो सर। नो सर। हाँ सर। डैशबोर्ड अच्छा, टाइप्स चीज है सर। बिल्कुल बिल्कुल आदिल, डैशबोर्ड टाइप है। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड। देखिए टेंसरबोर्ड क्या करता है, आपकी जो भी ट्रेनिंग हो रही है ना, वो सारी की सारी ट्रेनिंग मॉडल डॉट फिट मैंने 500 इपॉक बता दिया और मैंने अभी कॉल बैक का इस्तेमाल नहीं किया, या चलें कॉल बैक का इस्तेमाल भी किया। अब आपके वेट्स कहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, कहाँ पे लॉस ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे लॉस कम हो रहा है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके मॉडल के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या चेंजिंग आ रही है, क्या आप उन्हें देख सकते हैं? नो सर। नहीं देख सकते अभी तक। तो ये टेंसरबोर्ड एक आपका ब्राउजर बेस, एक क्या प्लगइन्स कह लें या इसकी कैरिस की पैकेज कह लें, मॉडल कह लें या फीचर कह लें, सिंपल। सर इपॉक्स में Carries नजर तो का- आता है लॉस वगैरह नहीं, जब वो वो तो हम ट्रेन। प्रिंट करवा, वेट्स की बात करें। वो तो प्रिंट करवा। सॉरी वो नहीं नजर आता सर। अच्छा, वो भी देखें कब नजर आता है, जब आपका मॉडल रुक जाता है और नेक्स्ट सेल पे आप जाके एग्जीक्यूट करते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पहले पे लॉस कहाँ है, दूसरे पे लॉस कहाँ है, तीसरे पे लॉस कहाँ है, क्या वो नजर आ रहा होता है? वो तो जब भी आपका आता है ना कि sir. वाला ट्रेनिंग का डेटा कंप्लीट होगा और उससे आपके पास जो लॉग्स की हिस्ट्री आएगी, उससे आप वैलिडेशन लॉस और ट्रेनिंग लॉस को मैटप्लॉटलिब से प्रिंट करवाते हैं। सर इपॉक्स जब चल फाइनल रहे होते जो हैं, आता है उसको No, हम sir. कह सकते हैं, दरमियान में नहीं कह सकते। जब सर दरमियान इपॉक्स में। चल रहे होते हैं उस टाइम पे भी तो आपका हर इपॉक पे नजर आ रहा होता है कि कितना लॉस है, कितना वैलिडेशन लॉस है और कितना वो है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान कंपैरिजन ग्राफिकल विजुअलाइजेशन है, वो तो आप नहीं करवा रहे होते ना, यस वो सर, तो फिर आपको सर आप नंबर लेस की बात कर रहे हैं, लेस के दरमियान इपॉक के दरमियान वैलिडेशन और ट्रेनिंग का जो लॉस होता है हम वो देख रहे होते हैं ना, उससे वो आइडेंटिफाई तो सर देख रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि आप बात कर रहे हैं कि लेयर्स के दरमियान जो यानी कि जो चीज लर्न हो रही है हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। ओके, मैं अभी इसी को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज आप विजुअलाइज ठीक कर है। सकते हैं। मैं तो सर टें- अगर हम शुरू में अगर ये सारी, क्योंकि ये हर कोई एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, अगर हम एक को जैसे केरास को डिस्कस किया है, फंक्शनल एपीआई को, उसको अगर हम डिटेल में देख लें, जब इसकी बारी आएगी तो फिर अभी जो है ना हम इसका ओवरव्यू नहीं लेते, ये उस वक्त ले लेंगे, तब कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, इसके मैं चंद पॉइंट दे रहा हूँ, मैं इसमें इतनी डेप्थ नहीं बता रहा क्योंकि उसी को आप बार बार रिपीट करेंगे ना तो वो आपके जहन में बैठ जाएगी। तो चलिए, एक ठीक। स्ट्रेटजी जब माइंड में सेट हो जाती है ना कि यार ये चीजें हमें करनी है, तो ना माइंड उसके हिसाब से काम, क्योंकि वो बार बार वो वर्ड सुनेंगे ना तो वो आपके जहन में वो बोलते हैं ना पक जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा।
ठीक है सर, आप कैरी ऑन। अजान हो रही है सर। आसान हो रही है। कराची में नहीं हो रही होगी, लाहौर में हो रही है। अल्लाह अकबर, ये भी है। अच्छा चलें, जिसकी तरफ यानी अजान हो रही है, क्योंकि फिर तो हम क्योंकि मुख्तलिफ रीजन से क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सर हम आपके मैं साथ चलेंगे। हाँ, तो कराची में अभी नहीं हो रही, तो इसका हल ये है कि सिंपल आप चुपचाप आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो माइक को म्यूट कर लें और हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? वरना तो हर 5 मिनट बाद, क्योंकि अजान की आवाज़ ऐसी है कि वो 24 घंटे आपको पता है कि पूरी दुनिया में चलती है। एक्सक्यूज मी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर नासिर ने क्लास नहीं ली, आप ले रहे हैं, इज दैट ओके? वो कहीं मसरूफ है, तो इस वजह से आज की क्लास मुझे लेना पड़ी। ओके, मतलब नेक्स्ट टाइम सर नासिर ले लेंगे? जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा अब हम ना पॉइंट दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फंक्शनल एपीआई सिंपल हमें दिया कि जब आप मोर देन 1 डेटा टाइप के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से आउटपुट आपका एक है, लेकिन इनपुट अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, ऑडियो, इमेज, ठीक है? इसी तरह और मुख्तलिफ सेंसर से डेटा हम गैदर कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए एपीआई को इस्तेमाल करते हैं, फंक्शनल एपीआई, जो कि हम यूज करेंगे। कॉल बैक फंक्शन, आपके पास मॉडल डॉट फिट का बटन दबाने के बाद, फंक्शन लगाने के बाद कंट्रोल नहीं रहता, तो आप कॉल बैक फंक्शन से 6 जो इवेंट हैं, उन इवेंट की मदद से मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड या कंडीशन आप लगा सकते हैं। अगर वो कंडीशन सही हो जाए तो आपकी ट्रेनिंग रुक जाएगी। अगर आपने 500 इपोक बताए तो आपको 500 इपोक का इंतजार नहीं करना, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है लाइक 10 इपोक पे, तो आपके मॉडल की ट्रेनिंग रुक जाएगी। टेंसर बोर्ड जो है ना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका लॉस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कौन सी लेयर्स के कौन से वेट्स आपके अपडेट हो रहे हैं। आपने वर्ड एम्बेडिंग पढ़ा था चैप्टर 6 के अंदर, ऐसा ही? यस सर, यस सर। तो वर्ड एम्बेडिंग का एक कॉन्सेप्ट था कि आपके जो वर्ड हैं, हर वर्ड दूसरे वर्ड से कितना करीब है, ठीक है? लाइक Yes, sir. मैन के साथ वो किंग को लगा रहा था, ठीक है? और इस तरह की यानी जो मेल जेंडर के साथ जो भी आपके प्रोफेशन हैं या आपके वर्ब हैं, ठीक है, जो भी आपके यानी वर्ब कह सकते हैं या आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, या नाउन कह सकते हैं, तो वो उस तरह के जो सिमिलर वर्ड हैं कि कौन सा वर्ड किसके करीब है, किससे कितना दूर है, तो वर्ड एम्बेडिंग वो खुद फाइंड करता है 3D स्पेस Yes, के sir. अंदर, यस सर। ठीक है? अच्छा, वो 3D स्पेस में कौन सा वर्ड किसके करीब है, क्या आप उसको देख सकते हैं? नो सर। नहीं देख सकते, ठीक है? तो अब इस तरह की जो चीजें हैं जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हो रही हैं और आपकी ट्रेनिंग के दौरान आप उसको कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड टूल है जिसका नाम है टेंसर बोर्ड, ठीक है? तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टेंसर बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, सुपरविजन के लिए और कंट्रोलिंग। तो सारी कंट्रोलिंग आपके हाथ में होगी, आप जब चाहें यानी ट्रेनिंग को रोक सकते हैं, उसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास स्टेप साइज है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही आप यानी इसके जरिए उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो टेंसर बोर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो भी आपकी विजुअलाइजेशन या सुपरविजन आप करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंसर बोर्ड विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया? सर अगर हम एपो वगैरह को स्टॉप करेंगे तो वो तो एरर आ जाता है, नहीं या हम स्टॉप नहीं करेंगे? अब इसी चीज को तो समझना है जी। और ऐसा फंक्शन नहीं करना चाहिए, इस वजह से इस पॉइंट को जरा आप समझें कि एरर कब आता है। जब आप रन टाइम पे विंडो मॉडल डॉट फिट करते हैं, आपकी ट्रेनिंग आपने 500 इपोक बताए, आपने कहा कि 5 इपोक हो या बहुत टाइम लगेगा, आपने जाके सेल को स्टॉप कर दिया जी। तो हमारे पास एक मैसेज आता है इंटरप्शन, ठीक है? यानी इंटरप्ट किया, एक्सटर्नल इंटरप्ट किया और आपने रोक दिया। अच्छा, और मॉडल का जो भी है वो सेफ वगैरह कुछ भी नहीं होता मेमोरी के अंदर, ऐसा ही? तो यहाँ पे जो भी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप जब चाहे उसको स्टॉप कर दें, जब चाहे उसको रिज्यूम कर दें, तो ये सारे कंट्रोल आपके पास हैं। और जिस पॉइंट पे भी आपके 10 इपोक चले, आपने कहा कि यार 5वें इपोक पे मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट मिले थे, उस इपोक पे लाके हम मॉडल को सेव करवा दें,
अच्छा, सिर्फ एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, अगर मैं स्टॉप करता हूँ उसके बाद पीसी को टर्न ऑफ कर देता हूँ तो लेटर ऑन आऊंगा तो वो उधर से रिज्यूम होगी कि फिर वो जो है ना जीरो से स्टार्ट होगी, ताकि हमें देखिए आइडिया हो आप जाए कि ये कहाँ कहाँ काम कर सकता है। देखें, आपने अगर मॉडल उस वक्त तो मेमोरी में मौजूद था कि कौन से एपॉक पे क्या वेट्स है, लेकिन जब आपने मॉडल सिस्टम को बंद कर दिया तो आपकी रैम में से सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, सही, क्योंकि यानी कि आपने रैम सेव में हो रहा करवाया होता है। नहीं, ठीक है, ठीक वो है, रैम में ठीक हो है। रहा होता है। तो आपको उसको फिजिकल, इसका एक फोल्डर बनता है, उस फोल्डर के अंदर लॉग सेव हो रहे होते हैं, तो आपको फिर उसको सेव करवाना पड़ेगा फिजिकल यानी हार्ड ड्राइव के अंदर। ठीक है, ठीक, तो ये ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट, बस यही इसके अंदर मेन फीचर्स हैं जो कि हमें जी ये सारे कंट्रोल्स हमें टेंसरबोर्ड विजुअलाइजेशन टूल की मदद से मिल रहे हैं या फंक्शनल एपीआई यूज करने की वजह से मिल रहे हैं? ये हमें टेंसरबोर्ड के फीचर्स की वजह से मिल रहे हैं। ठीक है, तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, फंक्शनल एपीआई अलग चीज है, मतलब हम कॉलबैक्स अलग चीज है। इसका मतलब लारैप को ये नहीं पता लगा फंक्शनल एपीआई क्या है और वो मिक्स करके मतलब अगर हम सीक्वेंशियल मॉडल्स यूज करते हैं तो उसमें भी हम टेंसरबोर्ड यूज करके ये सारे विजुअलाइजेशन और कंट्रोल्स हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली ठीक, सही, ऐसा ही है। ठीक है, तो फंक्शनल एपीआई आपके आर्किटेक्चर, जैसे कि नेटवर्किंग में टपोलॉजी होती है, टपोलॉजी जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो आप क्या करते हो नेटवर्क में कि भाई ये पहली नोड इससे कनेक्ट होगी, दूसरी ये स्टार है, रिंग है, हाइब्रिड है, या XYZ आपकी ट्री टपोलॉजी क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें नोड्स का आपस में कनेक्टिविटी का ताल्लुक, लेयर्स का आपस में कनेक्टिविटी का ताल्लुक, तो वो जो ताल्लुक है कि आप अपनी मर्जी का आर्किटेक्चर बनाना चाह रहे हो, फंक्शनल एपीआई से आप बनाएं। दूसरा फिर कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर 6 इवेंट हैं और 6 इवेंट के ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ स्टॉप का बोला है ना कि भाई जैसे ही आपकी अच्छी एक्यूरेसी आ जाए आप स्टॉप कर दो, और आपकी वही वाली बात के भाई 10 इपॉक पे आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा था, लेकिन 5वां जो इपॉक था ना उसका रिजल्ट सबसे अच्छा था। ठीक है, तो हमें 5वें वाले पे सेव कर देना चाहिए। तो जहां जहां आपकी यानी कंडीशन सही होती जा रही है, देखिए आप कैसे मालूम करते हैं कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है या कम हो रही है? एक लोकल मिनिमा होता है, एक ग्लोबल मिनिमा होता है, याद है ना ये चीज? यस सर। आपने ये चीज अक्सर और बेशतर नोट की होगी कि जब आप वैलिडेशन लॉस और ट्रेनिंग लॉस लाइक मैंने 100 इपॉक बताएं, तो आप देखेंगे कि वो 5 इपॉक पे ना थोड़ा सा यानी कम हो रहा था और फिर 5वें इपॉक के बाद वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ 11वें इपॉक से वो दोबारा से यानी और नीचे जा रहा है, दोनों एक साथ मिलके। ये चीज नोट की है कभी? यस सर, तो हमें पता चला कि 30 इपॉक्स के ऊपर ग्लोबल मिनिमा आया था, तो इसका मतलब है कि 30 इपॉक होना चाहिए, ऐसा ही? ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग भी आपके हाथ में है कि भाई आप जिस पॉइंट पे सेव करवाना चाह रहे हैं आगे आप 10 पॉइंट और चलाएं, और अगर उन 10 पॉइंट में लॉस इंप्रूव नहीं होता यानी डिक्रीज होता तो आपको चाहिए कि आप स्टॉप कर दें। ठीक है, और मॉडल को उस 5वें या 10 स्टेप आगे जाके आपने इपॉक चलाए थे, आपका जो 5वां इपॉक था वहीं पे सेव करवा दें। जी दोस्तों, ये चीज क्लियर है आप सबके? यस सर। यस सर, करने में मुश्किल होती है सर। नहीं करना नहीं अगर करने दें, ये काम ना करना बहुत ही आसान है, और वो यूं आसान है कि सारा कोड इम्प्लीमेंट हुआ हुआ ENGG कासिम पे आप जाएं और यहाँ पे अच्छा काइंडली माइक को म्यूट कर लिएगा। असल में ना आपको अपनी ना बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही होती आप, और दूसरों को सबको आ रही होती। ठीक है, तो यहाँ आप सर ये सैयद मोहम्मद अली ब्लैक सैयद मोहम्मद अली हाँ सैयद मोहम्मद अली है, अगर ये कर दें तो अली प्लीज देख लीजिएगा, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे आप रेपोजिटरी में गए और यहाँ पे बेच 3 इस्लामाबाद, ये Q3 बेच 3 इस्लामाबाद, इसको देख लें। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर 7 है। ये लिंक मैं आप सबको चैट में दे देता हूँ। ये तो सर अच्छा हो गया, कॉपी पेस्ट से बच जाएंगे हम। हाँ, सारी मेहनत से बच गए आपको। देखिए आप कुछ नहीं करना, सिंपल इस यानी गिटहब यानी जो आपकी रेपो हो इसमें से आपको जुपिटर नोटबुक की फाइल को डाउनलोड करना है, उसको सिंपल अपलोड करना है कोलैब के ऊपर और बस रन करते जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना, और इससे बेहतर क्या आपको, यानी आप अभी भी चलाना चाहें तो अभी भी आप सर डाउनलोड आपके आने का मकसद पूरा हो गया सर।
अच्छा, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो इसका मतलब है अब वो कोड वाली लेकिन जो सर टेंशन सोचना, है, ये तो सर ये तो हमने कॉपी पेस्टिंग की है ना, सोचना तो खुद ही होगा ना, हमें लॉजिक तो खुद हाँ बनानी होगी ना। बिल्कुल ही ना, ऐसा ही है। अभी आप क्योंकि टैक्स नहीं, लॉजिक भी बना दी हुई है, सिर्फ आपने लॉजिक को समझना है। सिर्फ डेटा चेंज किस वाली करना में है ना, नहीं, और जो क्या। कोई नया चीज आ जाए उसमें भी ऐसी होगा कि आप कोई नया डेटा है तो उस टाइम पे भी आप यही यूज करेंगे। नहीं, ग्रुप में फेंक देना, कोई ना कोई कर देगा, कोई नहीं। चलें, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। चलें, वापसी हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ये फंक्शनल एपीआई क्या है। अब देखें, आपने ना पूरी एक थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रेटजी समझ ली। अब उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे ना, अब देखें आपको कितना आसान लगेगा। देखें, ये वही बता रहे, सिक्वेंशियल एपीआई में क्या होता था, इनपुट जाता था पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और फाइनली वो आउटपुट से गुजरता था। आपके पास कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा तरीका नहीं था कि आपका ये इनपुट निकल के डायरेक्टली सेकंड लास्ट के अंदर चले जाए एज अ इनपुट। ठीक है, तो ऐसा कोई आर्किटेक्चर आपके पास नहीं था। फिर हमने क्या किया, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी। अब यहाँ पे आपको एक मॉडल का आर्किटेक्चर दिखा रहा है। अच्छा, ये थ्योरी ना आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसको ना पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि जो चीज़ इटैलिक हुई हुई है ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना, उसमें यानी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको बता रहा होता है। तो मैं जब भी यानी पढ़ा रहा होता हूँ, मैं पूरा पैराग्राफ सारी चीज़ें नहीं पढ़ता, मैं जस्ट ये जो इटैलिक हुए हुए उनको देखता हूँ, और उसके ऊपर पूरे के पूरी यानी डिस्कशन पॉइंट्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, सिक्वेंशियल मॉडल है। अब मैं कह रहा हूँ ऑडियो और इमेज के ऊपर आपको मॉडल बनाना है, लेकिन वो एक साथ मिलके सीखें। तो आप अगर सिक्वेंशियल पे हैं तो सिक्वेंशियल के दो अलग अलग मॉडल बनेंगे, एक वॉइस के लिए और एक इमेज के लिए, और दोनों अलग अलग यानी पैरामीटर्स के ऊपर लर्न करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब ये चीज तो हो ही नहीं सकती थी किसके ऊपर, आपकी सिक्वेंशियल के ऊपर, कि दोनों ज्वाइंटली लर्न करें, ऑडियो को और इमेज को मिलाते हुए आपका एक सिंगल मॉडल दोनों चीजों को सीखे। ये चीज पॉसिबल नहीं थी कभी भी सिक्वेंशियल के अंदर। जैसे कि आपको एक आर्किटेक्चर दिखा रहा है, इस आर्किटेक्चर में देखें, पहला वाला जो आपका मॉडल है ना, इस मॉडल के अंदर आपके पास टैबुलर डेटा जा रहा है, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है, तो मेटा डेटा इसमें जाता है लाइक ए टैबुलर फॉर्म के अंदर डेटा है। दूसरा वाला जो आपके पास मॉडल है, उस मॉडल के अंदर आपके पास जाता है टेक्स्ट डेटा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल डेटा जा रहा है, आरएनएन के ऊपर प्रोसेस होगा। एंड थर्ड के अंदर आपकी पिक्चर जा रही है, जो कि सीएनएन के ऊपर क्या होगी, वर्क करेगी। एंड फाइनली उन तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो मिलके एक प्रिडिक्शन करेगा कि उस चीज की प्राइस क्या है। तो आपकी कोई भी यानी वेबसाइट से हम उठा रहे हैं मीटा डेटा, कि भाई कौन सी कंट्री से कहाँ से ये डेटा आ रहा है, टैबलेट डेटा, डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में लोगों ने कमेंट्स वगैरह या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उस प्रोडक्ट की प्राइस है, सॉरी पिक्चर है। अच्छा, ये तीनों चीजें देख के हमारा जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करके बताएगा कि इस प्रोडक्ट के प्राइस क्या होना चाहिए। ये चीज समझ जाए, आर्किटेक्चर समझ आ रहा है? यस सर समझ आ गया। यस सर, समझ आ गया। ओके, बेस्ट। अगर ये चीज समझ आ गई तो आगे की अब चीजें समझना बहुत आसान। अच्छा, अब एक आर्किटेक्चर और हो सकता है। इसमें क्या है, देखें, हम एक नॉवेल, कोई भी टैक्स है, कोई भी आर्टिकल, कोई एक नॉवेल है, हमारी मशीन एज अ इनपुट लेती है, टैक्स लेती है, नॉवेल पूरा का पूरा नॉवेल, टैक्स को प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद हमें दो चीजें ये देती है, जनवरी और दूसरी होती है डेट। जनवरी क्या होती है, देखें, अक्सर जैसे हम लोग ना कैंपेन वगैरह जब रन करते हैं ना यूबीएल के अंदर, तो होता क्या है कि फाइनेंस के पास अप्रूवल के लिए चीजें जाती हैं। अब देखिए, कैंपेन में आपकी पॉलिसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो क्या फाइनेंस वाले वो सारे के सारे सही है, वो रिव्यू करेंगे, लेकिन जो रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट देखते ही, जैसे कि सब्जेक्ट होता है ना ईमेल में, इसी तरह जनवरी होती है कि जनवरी देख के ही मुझे पूरा का पूरा मटेरियल पता चल जाए कि इसमें है क्या। तो ये क्या कर रहा है कि नॉवेल जो है, नॉवेल से रेलेवेंट उसकी जो जनवरी है, या लाइक समरी समझ लें, तो उसकी वो शॉर्ट समरी यानी कम से कम लाइन के अंदर आपको वो करके बताएगा। और सेकंड आउटपुट हमें ये देगा डेट रिग्रेसर, ये जो नॉवेल है ये कौन से ईयर में लिखा गया है। तो ये वाला जो काम है, देखें, यानी कि जॉनरा बताएगा उसका कि ये रोमांटिक है, एडवेंचरस है या सस्पेंस पे है, जॉनरा बताएगा और उसकी डेट बताएगा कब। हाँ बिल्कुल, इस तरह टॉपिक आप समझ लें जैसे कि रिटर्न न्यूज में थे कि भाई किस यानी टॉपिक से यानी कि किस टाइप का नॉवेल है ये जॉनरा यानी कि टाइप हो गया और उसकी डेट हो गई, राइट। मतलब एक एग्जांपल है ये।
बिल्कुल एक एग्जाम्पल। अच्छा ये जो जनरी है ना ये फिक्स नहीं है, जैसे कि रूटर न्यूज के अंदर तो टाइप फिक्स थी ना, 46 टाइप्स हैं, उनमें से एक होगी। तो जनरी ये अपने पास से जनरेट करेगा, पहले पे लिख रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, दूसरे आपके पास आउटपुट आता है तो वो कहता है कि यूएस के बारे में लिखा है या अफगानिस्तान के बारे में लिखा है। ठीक है, तो इस तरह करके यानी कुछ चीजें हो सकती हैं। सर तो ये पहले रीड करेगा उसके बाद जनरेट करेगा? पहले तो मॉडल हमारा ट्रेन होगा, ठीक है, उसके बाद वो रीड करेगा, और रीड करने के बाद उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी जनरी खुद जनरेट करके हमें बताएगा जो उसने लर्निंग करी हुई है, और उसकी डेट हमें खुद बताएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही आर्किटेक्चर इसमें, इस आर्किटेक्चर में इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी हेड। तो आप देख लेना, एक सिंगल इनपुट है और आउटपुट मोर देन 2 है, अच्छा यानी मोर देन 1 है। तो ये नाम से हम कैसे बताते हैं कि डाटा जो ये स्टेट को ये कैसे क्रिएट किया है नॉवल? जी नुमान, ये तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब जैसे मैं आपको एक एप्लीकेशन दूं कि यार तस्वीर जाएगी, और तस्वीर देख के मुझे ये बताओ कि उस तस्वीर में कौन है, कौन से रीजन से बिलोंग करता है, उसकी एज क्या होगी, ठीक है, उसकी कास्ट क्या होगी, और यानी बहुत सारी आपको मैं 4 से 5 चीजें बता दूं। ये तो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इनपुट क्या है, सिंगल इनपुट, और आपके मल्टी आउटपुट क्या है। ठीक है, इसी मॉडल को मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। इसका इनवर्स क्या हो सकता है कि हमारे मॉडल के पास 2 चीजें जाएंगी, डेट जाए और जनवरी जाए, और वो उसका नॉवेल जो है वो पूरा का पूरा कहीं से भी उठा के लिया। ऐसा भी हो सकता है ना? ठीक है, तो आप, ये डिपेंड करता है, ये हम यानी इंसान बता रहे होंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। तो ये बहुत मैटर करती है आपकी बिजनेस प्रॉब्लम और उसका बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आप जितनी मशीन लर्निंग कर रहे हैं, डीप लर्निंग कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस को नहीं जानते, ठीक है, और आप बिजनेस को फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट क्यों करेगी? ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को अडॉप्ट या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जब करेगी कि जब उसको उससे कई गुना ज्यादा फायदा होगा। अदरवाइज उसको क्या जरूरत है मैं रिसर्च पे इतने पैसे लगाऊं, एक डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर को हायर करूं, उससे इतने सारे काम करवाऊं। ठीक है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, अब ये भी हमारे पास जो आर्किटेक्चर है, ये हमारे पास किसका है, रेसिडुअल कनेक्शन है। रेसिडुअल कनेक्शन ये आगे जाके हम इसको थोड़ा और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, ये तो उन्होंने बहुत आसान तो ये वही है कि हम 2-2 3 इनपुट बाद इनपुट जो है वो देते रहते हैं, पहले इनपुट मतलब जाएगा वो स्किप कनेक्शन के साथ है। अच्छा देखिए, इसको आर्किटेक्चर को समझते हैं और फिर उसके बाद आपकी जो भी यानी अंडरस्टैंडिंग हो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास एक पिक्चर है, इनपुट है, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो आप उसको सिक्वेंशियल से ना एक ही स्टेप से लाइक गुजारते थे, भाई कौन 2D है उसके ऊपर कर्नल अप्लाई होगा, कौन 2D अप्लाई होगा, 3D का कर्नल इस्तेमाल होगा, 2 की स्ट्राइड इस्तेमाल होगी, और उसके बाद वो प्रिडिक्शन करता था कि भाई इसके अंदर कौन सी क्लासिफायर से गुजर के कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी सिंगल आपका सिक्वेंशियल होता था। इन्होंने एडवांस उसको किया। रेसिडुअल कनेक्शन एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो कि आपका इमेज नेट वगैरह के ऊपर VGG 16 वगैरह इस्तेमाल किए। VGG 16 यस सर, किया है। यस सर, 16 किया है सर, 16 यूज किया। तो चैप्टर 6 वगैरह में, चैप्टर 5 के अंदर ये सारे आपको इस्तेमाल भी करवाएं। अच्छा, प्री ट्रेन मॉडल से, ठीक है, प्री ट्रेन मॉडल एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल है, तो वो उसका एक आर्किटेक्चर है, उसके अंदर वेट्स वगैरह लर्न हुए हुए, इमेज नेट के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। तो ये उसका ना आर्किटेक्चर, इंसेप्शन ब्लॉक वगैरह का जो बना हुआ, ये आपको वो दिखा रहा है। तो इन्होंने किया क्या कि भाई चीज को मैं बेहतर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो आपकी एक तस्वीर पहला जो मॉडल है उसमें से गुजरती है, जिसका ये आर्किटेक्चर है सीक्वेंस के मुताबिक। अच्छा, दूसरे वाला भी आर्किटेक्चर है उसकी, यानी ये आपके पास कि भाई 3 की आपकी कर्नल यानी होगी, एवरेज पुलिंग निकालेगा। अभी तक आपने मैक्स पुलिंग लगाई थी ना, इसमें पहली स्लाइड में क्या निकालना है, एवरेज पुलिंग, और 2 की स्लाइड पे चलता है कौन 2D अप्लाई होता है। इसके अंदर देखें कौन 2D अप्लाई हो रहा है और 1 by 1 का कर्नल चलता है।
फिर उसके बाद कौन 2D का कर्नल यानी आपकी लेयर इस्तेमाल होती है, 3x3 का कर्नल होता है, एंड फाइनली 2 की स्ट्राइड होती है, उससे कुछ आउटपुट निकलता है, और यहाँ पे 1/1 स्ट्राइड 2 से चलता है, इससे भी आउटपुट निकलता है। तो आपके 1 2 3 4 आपके मॉडल हैं, चारों मॉडल से आपकी एक ही तस्वीर गुजरती है और वो कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करती है। उन सब की प्रिडिक्शन को या उन सब का जो भी आउटपुट है उनको कॉन्कैटिनेट करके एक कंबाइन आउटपुट की सूरत में हम डिस्प्ले करवाते हैं। ये चीज समझ आ रही? सर ये पहले जो हमने मर्ज किया था इधर कंकैटिनेट, तो एक ही बात नहीं की कि ऊपर भी तो ऐसे ही हुआ था। हाँ, उसमें भी मर्ज ही हो रहा है ना। अच्छा देखिए, वहां पे ना आपके अलग अलग टाइप के मॉडल थे, RNN अलग था, LSTM अलग था, डेंस यस सर, यस सर। यहाँ पे एक चीज नोट करें, सारे के सारे क्या है, कौन 2D सेम है, सेम है। नेटवर्क है, लेकिन Yes, सर इनपुट सेम है, इनपुट एक है, इनपुट सेम है। हाँ, वहाँ पे हाँ इनपुट Same डिफरेंट थी, मल्टीपल इनपुट्स थी, यहाँ एक इनपुट है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, इनपुट Model आपकी सेम, आपके हर मॉडल की या एक यानी मॉडल के अंदर उसकी जो लेयर्स है ना उनका फर्क आ रहा है, उसके अंदर जो आपकी हाइपर पैरामीटर्स है उनकी कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और उन सब से आपकी एक इनपुट जाता है और सबसे यानी प्रेडिक्ट होके उनको वापसी उनके आंसर को कॉन्कैटिनेट करके फिर क्लासिफायर से गुजार के जो भी आपका आउटपुट होता है कि किस क्लास से बिलोंग करता है वो बताया जा रहा है। तो ये आर्किटेक्चर बहुत सारी रिसर्च से इन्होंने बनाया है। सर जैसे मैक्स पूलिंग काम करती है वैसी एवरेज पूलिंग काम करती है? सैम वैसे ही काम करती है, मैक्स पूलिंग में सबसे बड़ी वैल्यू 5th चैप्टर में मैम पढ़ लीजिएगा, पढ़ा हुआ है उसमें। जी सर पढ़ा हुआ है, वो 2x2 का था ना, इसलिए तो वो जो भी हो डिफरेंट, वो 2x2 या 3x3 प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, तो कांसेप्ट क्या, तो कांसेप्ट सेम है। अच्छा चले सज्जाद, खैर है वो असल में ना वो रिव्यू करना चाह उसमें रहे हैं कि हाफ, उसमें उनके हाफ हो जाता था ना, पैरामीटर्स हाफ हो जाते थे। तो सर एवरेज पूल में भी हाफ हो जाएंगे इसमें भी पैरामीटर्स? हाफ होंगे, हाँ बिल्कुल हाफ ही होंगे ना, इसमें हाफ होंगे। ठीक है, 2x2 का जब चलाएंगे तो वही उसको हाफ करेगा, लेकिन वहां पे वो मैक्स सब। आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज सबको सही आ रही है? मैक्सिमम बताया था या एवरेज बताया? यस सर आ रही है। अच्छा मुझे 1 मिनट सर दें। बहुत स्लो आ रही है। अब तक अली की आवाज भी बहुत लो आ रही है। मुझे अब बताएं आप लोग को आवाज कैसी आ रही है? सही आ रही है इसमें। सही आ रही है? यस सर, अब ठीक आई है। अब ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है ना। मैं भी इसके हेडफोन का मसला हो तो हेडफोन को सही से निकाल के प्लग इन किया है, तो नाउ इट्स बेटर। ओके जी, तो अब ये आर्किटेक्चर अगर आपकी क्लियर है तो इस आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं, ये हमारा इंसेप्शन ब्लॉक का आर्किटेक्चर है। ठीक है, या हम इसको वैसे सर एक बात पूछनी थी कि अगर सीक्वेंशियल में भी एक इनपुट जा रहा था, एक आउटपुट आ रहा था, इधर भी यही हो रहा है, तो फिर सर इसका मकसद क्या है इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का? इसका मकसद देखें, पहले ना इसको ऐसे समझे ना, मैं एक बंदे से चीज पूछूं, ठीक है, उसको मैंने क्या सिखाया हुआ है, लाइक मशीन लर्निंग पढ़ाई, ठीक है, मैंने उस बंदे से पूछा कि यार ये क्वेश्चन आ रहा है स्टेट्स का, मुझे इसका आंसर बताओ। अच्छा, दूसरा वाला जो आपका मॉडल है, स्टूडेंट समझे, वो स्टैट्स का चैंपियन है, ठीक है, तीसरा वाला जो है वो मैथमेटिक्स के यानी चैंपियन है, और थर्ड वाला है ना वो कॉमर्स का चैंपियन है। तो हमारे पास हमने यानी मुख्तलिफ आर्किटेक्चर वो बनाया हुआ, वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग चैंपियन हमने बिठाए हुए हैं, और वो चैंपियन मिलके एक डेटा को अपने अपने उसके ऊपर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपने अपने आंसर देते हैं। उन सब के आंसर को आप कॉन्कैटिनेट कर लें, देख लें भाई किसका आंसर सबसे बेस्ट, वोटिंग किसकी ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरह ज्यादा होगा, यानी इसका ज्यादा, उसका क्या कहते हैं, इसकी आउटपुट की वर्थ होगी कि बानिस्बत एक बंदे से पूछे, हमने आर्किटेक्चर सैम डेटा अलग अलग एक्सपर्ट से पूछ लिया, ठीक है, तो इसका ये फायदा हुआ था। ये हमारे पास ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो आपके पास इंसेप्शन ब्लॉक है ना, रेसिडुअल कनेक्शन, आपके पास ना एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ठीक है, एनीवन नो अबाउट दिस? यस सर, वो जब कम होने लगता है ग्रेडियंट, कम हो जाता है। जो हम डीपर जाते हैं ना लेयर में, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो है ना, हमारी जो लर्निंग है वो लॉस होती रहती है, और उसमें ग्रेडियंट का प्रॉब्लम आता है, ग्रेडियंट वैनिश होना शुरू होता है, ग्रेडियंट बहुत छोटा हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि नजर नहीं आता। सही, बहुत ज्यादा कम।
ठीक है, तो हमारी सिंपल सी एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जिसके अंदर पहली लेयर में या दूसरी लेयर में आपके जो वेट्स जनरेट होते हैं ना, उनके ऊपर जो एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह अप्लाई करते हैं, वो इतने छोटे जनरेट होते हैं कि आगे वाली जो दूसरी लेयर्स हैं, आप 10 लेयर भी लगा दें, 50 लेयर्स भी लगा दें, वो लर्निंग करती नहीं है, सिर्फ शुरू की लेयर से लर्निंग करती है। आप अब जितने इपॉक चला लें, आपकी जो लर्निंग है वो शुरू के 2 इपॉक में, 1 इपॉक में ही खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि वो वेट्स एडजस्ट ही नहीं हो रहे, वो इतने छोटे छोटे जनरेट होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। एक होती है वैनिशिंग एक्सप्लॉइट प्रॉब्लम, वैनिशिंग एक्सप्लॉइट ग्रेडियंट प्रॉब्लम। एक्सप्लॉइट में क्या होता है, जैसे कि नल वैल्यू वगैरह अगर आप यानी डेटा प्री प्रोसेसिंग ना करें ना, तो एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट हो जाना, ठीक है। अगर मैं किसी वैल्यू को नल से या 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, तो वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट कर देता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो एक एक्सप्लॉइट प्रॉब्लम भी होती है, उसको यानी सॉल्यूशन अलग है और वैनिशिंग के अलग है। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम थी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, वो भी आपके रेसिडुअल कनेक्शन से सॉल्व हो जाती है। देखें कैसे, पहली लेयर से गए वो बहुत ज्यादा वेट छोटे होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तीसरी लेयर में गए, अच्छा वही जो आपके यानी इनपुट निकला था या आउटपुट निकला था पहली लेयर का, आपने लास्ट या सेकंड लास्ट लेयर के अंदर क्या कर दिया, दोबारा इंजेक्ट कर दिया। तो इस पूरे प्रोसीजर से गुजर के भी जा रहा है और आपने डायरेक्टली यहां से निकाल के पहली लेयर का आउटपुट लास्ट लेयर का एज अ इनपुट क्या कर दिया, आपने इंसर्ट कर दिया। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं और इस तरह के नेटवर्क बनाने की में या आर्किटेक्चर बनाने को हम कहते हैं रेसिडुअल कनेक्शन। सही है, एक दफा दोबारा बता दें प्लीज। जी बिल्कुल। सबसे पहले वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आपकी क्लियर है सबके? सर अगर आप सिंपल वर्ड्स में और बता दें तो अच्छी बात है। ओके, सिंपल वर्ड में हम इसको ऐसा समझें कि आपको मैं कोई चीज़ सिखाऊं ना, लर्निंग, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पहली ही यानी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उस तस्वीर में ना आपने आंख नाक कान सारी चीज़ें पहली लेयर में ही निकाल ली, ठीक है, और आपने फोकस कर दिया कि बस ये आंख जो है ना, आंख का जो रेटिना है या आपके जो थंब यानी प्रिंट्स हैं, उसकी बेस पे मैं आइडेंटिफाई करूंगी। तो आपने जस्ट उसी के ऊपर फोकस कर लिया, आपके यानी वेट जो है ना वो उसके ऊपर आके स्ट्रक हो गए, बहुत छोटे कि आप दूसरे एडजस्ट कर ही नहीं रहे, आप दूसरी चीजों को कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा। मैं आपको दूसरे 10 फीचर बताता रहूं क्लास में, आपका जो माइंड है ना वो 2 पॉइंट पर अटक गया कि भाई आंख और आंख का रेटिना और आपकी जो थंब का फिंगरप्रिंट्स हैं, ये जो हैं ये 2 यूनिक होते हैं इंसानों के। मैं इसी की बेस के ऊपर यूनिक आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है उसकी आवाज पे गौर करूँ, उसके हेयर स्टाइल पे गौर करूँ, उसके फेस के फीचर्स पे गौर करूँ। तो मैं आपको अब इतने सारे फीचर्स बताता हूँ, आपका माइंड वहीं स्टक हो गया, ठीक है। तो वेट्स क्या होगा, आप वैनिशिंग ग्रेडियंट में फंस गए कि मैं आपको बोलूँ एडजस्ट करो, बोलने नहीं, बस मुझे इतना ही सीखना है, ठीक है। तो ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम थी कि भाई आपके वेट्स जो है ना इनिशियल कि पहली क्लास में या दूसरी क्लास में आपने सोचा था कि मुझे ना सिर्फ क्या करना है, क्लस्टरिंग करवानी। आपने क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम सीख ली, उसके बाद मैं आपको दूसरे एल्गोरिथम बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर गौर ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप वैनिशिंग ग्रेडियंट में वहां पे स्टक हो गए। आपने बोला यही चीजें होती है, दूसरे जो आपके वेट्स वगैरह हैं वो फिर वो आपके एडजस्ट नहीं हो रहे। ओके, तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही थी, वैनिशिंग ग्रेडियंट। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट से बचने के लिए हम रेसिडुअल कनेक्शन कुछ नहीं है, एक तरीका है जिसके अंदर आप पहली लेयर के आउटपुट को लास्ट लेयर के इनपुट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये लास्ट लेयर के साथ एज अ इनपुट कर रहा है, तो आप चाहे तो सेकंड लास्ट के साथ भी एज अ इनपुट शामिल कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कनेक्शन किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं। तो इससे देखिए वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि वो जो वेट्स यानी कनेक्शन हम नॉर्मली यूज तो तभी करते हैं सर जब हमारा पास नेटवर्क बहुत लार्ज हो, फॉर एग्जांपल 30 या 40 लेयर्स हैं अगर नेटवर्क में, तो तब हम रेसिडुअल कनेक्शन जो है वो यूज करते हैं नॉर्मली। बहुत सारी कंडीशन आती हैं, ये भी एक फैक्टर है कि जब आप यानी लेयर्स बिल्कुल लर्निंग रुक रही है तो आप 40-30, ठीक है। डीप लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, मोर देन 3 अगर लेयर्स होती हैं तो हम उसको डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ किताब में रेफरेंस में आपको 5 भी मिलेंगी, 6 भी मिलेंगी, ठीक है। तो नॉर्मली 3 या मोर देन 3 अगर होती है तो डीप न्यूरल नेटवर्क हो जाता है, सही है। अच्छा खैर, तो ये रेसिडुअल कनेक्शन
जी जी सर, मैं पूछ रहा था कि हमेशा फर्स्ट लेयर की आउटपुट ही हमेशा ली जाती है, मतलब आगे इनपुट करने के लिए दोबारा, या किसी और नहीं, लेयर से भी लेके दोबारा कर सकते हैं? किसी और लेयर से भी ले सकते हैं। तो रेसिडुअल कनेक्शन जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ठीक है, पीछे वाले जिसमें किसी भी लेयर में से ले सकते हैं? बिल्कुल किसी भी, यानी आपके प्रीवियस लेयर के आउटपुट को किसी भी, यानी कुछ लेयर को स्किप करते हुए आगे की नेक्स्ट लेयर्स में एज अ इनपुट आप क्या करें, इंसर्ट करें। इसको हम रेसिडुअल कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी ग्रेडियंट क्या थी, वैनिशिंग ग्रेडियंट जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है और बहुत सारी चीजों में काम आता है। जी सर, क्वेश्चन ये है। एक कॉन्सेप्ट है। जी 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 करें कि उससे क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पर्दे? सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल वो stop हो गई थी। आवाज नहीं आ रही आशिर भाई आपकी। यार ये अच्छा, टाइप कर दो। नहीं नहीं, सवाल ये सिंपल ये है कि ऐसा हो सकता है कि हम किसी लेयर को स्किप करना चाहें तो किसी खास कंडीशन की वजह से। लेयर को स्किप, यहाँ पे देखिए स्किप तो किया है, ठीक है, तो यहाँ पे स्किप करके नेक्स्ट पे जा रहा है। वो लेयर रिमूव कर दो यार, अगर नहीं चाहिए तो ज्यादा लगा लो। नहीं ना, अगर कोई अच्छा, उसके लिए ना फिर दूसरा एल्गोरिथम है ना, डिसीजन ट्री वगैरह और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है। मशीन लर्निंग का डीप लर्निंग नहीं रह जाती, डीप लर्निंग ने तो पूरे कुछ सजा। अच्छा सर, ये सब मेरे साथ हो रहा है या ये यूबंटू में माइक खुद ब खुद ही कम हो जाता है? ये ना सिर्फ यूबंटू में, ये सारी की सारी जो आपकी यानी ज़ूम जिस पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये माइक को खुद ब खुद कम कर देना। देखिए अभी मैंने वॉइस बढ़ाई तो आपको बहुत तेज आ रही है। ये आवाज सही नहीं होती है वीडियो ज्यादा हो गई थी, बहुत सारा नहीं भी कर विंडोज पे सर, विंडोज पे अच्छा रिजल्ट है, विंडोज पे अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, मुख्तलिफ आप लोग के फीडबैक हैं, आप लोग जो कह सकते हैं, जिसका एक्सपीरियंस जिसका अच्छा रहा, ठीक है। तो ये जो अपडेट वर्जन है उस पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, पुराने पे नहीं आ रही है। जिन भाइयों का पुराना वर्जन है उनका बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये देखें ना, पुराने लोग यार मेरे पास 21 है, लेकिन मुझे नहीं प्रॉब्लम ये वाला आ रहा है। चलो पाकिस्तानी बच्चों आपसे आ जाते हैं ऑडियो को सेटिंग्स में जाके, जूम की ऑडियो सेटिंग्स में जाके वहां से ऑटो वाला बटन डिसलेक्ट कर खत्म कर दें। अच्छा चलें, अभी तो वॉइस सही आ रही है ना, अभी मुझे जरूरत नहीं आई थी। ठीक है, अभी वॉइस सही है सबको? यस सर, सही है। सही है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। हम जूम की फीचर्स को डिस्कशन को छोड़ के मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की तरफ आते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि रेसिडुअल कनेक्शन एक तरीका है जो कि आप किसी भी लेयर को आउटपुट को कुछ लेयर को स्किप करवाते हुए किसी भी नेक्स्ट लेयर के अंदर एज अ इनपुट शामिल कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम रेसिडुअल कनेक्शन कहते हैं और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, जिसमें से एक जो प्रॉब्लम है उसका नाम क्या है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, और इसके क्या क्या यानी यूजफुल यानी आपके पास यानी फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ इससे फायदे हो रहे हैं, तो ये आप लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब ये सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, रेडी हैं आप सब? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसका ना सीधा सा नहीं, इसका सीधा सा हल ये है कि ये गिटहब की रेपो जो है ना, यहाँ पे आपको लिंक तो दे दिया मैंने। ये पहली वाली जो फाइल है ना 7_1 कैरीज फंक्शनल एपीआई, इसको आप लोग डाउनलोड करके अपनी अपनी कॉलैब के ऊपर इसको अपलोड कर दें। ठीक है, ताकि ये हैंड्स ऑन एक्सरसाइज भी एक हो जाए, हाथों हाथ आपके पास रिजल्ट भी आते रहेंगे। तो यहाँ से आप उसकी विंडो को ना यानी कम करके जिस सेल पे मैं जाऊँ उसको आप चला के देख लें उसके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो कुछ वर्जन वगैरह में यकीनन फर्क आएगा क्योंकि वर्जन यहाँ पे अपडेट हुए और यहाँ पे ये जो है ये आई थिंक 3 या 4 मंथ्स पहले के कोड है। ठीक है, तो ये काम आप करते नहीं, हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैरीज के ऊपर काम करना बहुत ही आसान है और हमने कैरीज टेंसरफ्लो उसका वर्जन चेक किया है, कैरीज का वर्जन चेक किया है एंड फाइनली कुछ लॉग्स वगैरह जनरेट होते हैं वो हमने इग्नोर करे हुए, डायमेंशंस वगैरह की जो वार्निंग आती है ना एक्स्ट्रा, उनको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, आप नहीं करते, वो जो रेड में आ रहा होता है अक्सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लॉग की, तो इसको अगर आप स्टॉप करना चाह रहे हैं तो इस तरह आप स्टॉप कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपने वर्जन देख लिया। उसके बाद आपने एक सिंपल एमनेस जो डेटा सेट था ना, उसका मॉडल आपने बनाया सिक्वेंशियल के ऊपर। यहाँ पे इस किताब में भी आपको सबसे पहले जो आपको एक मॉडल बनाना सिखा रहे हैं, ये सिक्वेंशियल का सिखा रहे हैं। तो इस मॉडल को हम देख रहे हैं 7.1.1। इसमें क्या हुआ, कैरीज इंपोर्ट किए, लेयर्स इंपोर्ट किए, इनपुट। तो अभी तक आपने एक चीज नोट करी है कि आप पहली लेयर में इनपुट शेप के अंदर बताते थे कि भाई ये इनपुट की शेप होगी, ऐसे ही है। तो आपने एक कोई, अच्छा अब देखिए आपने क्या किया, एक सिक्वेंशियल इंस्टेंस बनाया क्लास का, ये मॉडल बन गया सिक्वेंशियल मॉडल। उसकी पहली लेयर आपने लिखी, वो डांस लेयर है। डांस लेयर में आउटपुट 32 होंगे, एक्टिवेशन इस पर अप्लाई होगा वैल्यू, और इसके ऊपर इनपुट जो जा रहा है वो कितने जा रहे हैं, 64। आपकी जो इमेज जाती थी उसमें कितने जाते थे पहली लेयर में इनपुट, 64। सर वो बाई डायमेंशनल होती है, ट्राई डायमेंशनल 28 बाय 28 होती है। तो आप उसको पहले तो फ्लैटन करते थे, ठीक है, जब आप डांस में देते थे पहली वाले में, जो आपने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर प्रॉब्लम की थी। अच्छा, तो वहां पे लिखते हैं 784, और वो क्यों लिखते थे ये सब आपको पता है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। कॉमा यहाँ क्यों लगाया हुआ 64, तो इन्होंने एक अजम्पशन की है कि भाई हमारे इनपुट की जो शेप है वो जाएगी 64, ठीक है। अच्छा, उससे नेक्स्ट लेयर के अंदर आपके यानी 32 इनपुट जाएंगे और 32 ही आउटपुट निकलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में 32 इनपुट जाएंगे और उससे आउटपुट जो निकलेंगे वो 10 निकलेंगे, सॉफ्ट मैक्स अप्लाई होगा। अच्छा, ये आपने काम यहाँ पे किया और ये आपका एक सिक्वेंशियल मॉडल बन गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बचपन से आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं सिक्वेंशियल मॉडल कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब यही सेम काम हम करने वाले हैं फंक्शनल एपीआई। चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में भी आपने थोड़ा सा टच किया था फंक्शनल एपीआई को, हेलो वर्ल्ड टाइप, याद है? नहीं याद, ये मतलब नहीं याद। ओके, नो सर। फंक्शनल एपीआई का नाम सुना था चैप्टर 7 से पहले? नहीं सर। नो सर, नो सर, नहीं सर, सुना था सर, सुना था सर। जब सिक्वेंशियल आप लोगों ने बताया था तो आपने ये भी बताया था फंक्शनल एपीआई। सर सुना हुआ है सर, ये किया हुआ है। चलें, सही है, ठीक है। अब तो सुन लिया ना, आप सुन लिया, अब तो सुन लिया, अब अच्छी तरह सुन लिया क्या है और क्या इसका पर्पस है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। अब इसका ना काम, इसका ना मैं आपकी क्लास में नहीं थी। नो शो, कोई मसला नहीं, ठीक है। नहीं सुना था, आप भी नहीं है सर, आप भी नहीं है सर। सर आज आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं। अच्छा, मेरी आवाज सही नहीं आ रही, मुझे बताएं। सर आपकी आवाज ठीक आ रही है। आपकी ठीक है सर, मैम हिना की ठीक नहीं है। नहीं, असल में देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम सब इंटरनेट से कनेक्ट हैं और मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर की, ठीक है, तो वो कभी ऐसा होता है कि आपकी तरफ से होती है, मैं भी कभी मेरी तरफ से भी हो रही हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ना रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो रिकॉर्डिंग ये आपकी क्लाउड पे भी हो रही है और आपकी लोकल मशीन से भी ये उठा रहा है स्ट्रीम की सूरत में। तो हमारी कोई भी चीज अगर मिस होगी ना तो वो रिकॉर्डिंग में बहुत परफेक्टली आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलें, अब इसको थोड़ा ना आगे हम यही सेम आर्किटेक्चर हम बनाते हैं। सर एक सवाल, सर ये जो मैंने ऊपर TensorFlow.tf इंपोर्ट किया ना, जब पहला इसका सर्विस चलाया तो उसने मुझे एरर दिया है। एरर ये दिया है कि मॉड्यूल TensorFlow हैज नो एट्रीब्यूट लॉगिंग। मॉडल क्या एरर दिया है, सॉरी सर? मॉड्यूल TensorFlow हैज नो एट्रीब्यूट लॉगिंग। लॉगिन का नहीं मिल रहा, मे भी उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, हटा दो उसको, कमेंट कर दो, ये आपके काम करनी है, ठीक है। जो चीज एरर दे रही है उसको हटा दें, ये मैंने एडिशनल लगाया था, किताब में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं लगाता हूँ। इसके लिए बैकएंड पे कुछ और सेटिंग वेटिंग भी करना पड़ती है, तो छोड़ दें आप इसको। अच्छा, ठीक है। अब यही जो आर्किटेक्चर हमने सिक्वेंशियल से बनाया है, अब ये आर्किटेक्चर हमें बनाना है फंक्शनल एपीआई से। फंक्शनल एपीआई से बनाना बहुत ही आसान है। अच्छा, इसका ना एक कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ लेना तो फंक्शनल एपीआई पे काम करना कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। वो फंक्शन है क्या? सबसे पहले मैं आपको कोई भी एक जुपिटर मेरे पास खुली हुई है, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
सबको मेरी आवाज आ रही है ना दोस्तों? यस सर। जी सर। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, समझना क्या है कि सबसे पहले आपकी लेयर आती है, ठीक है, लेयर के जो भी आपके पैरामीटर होते हैं, तो पहले ब्रैकेट के अंदर आपके पास लेयर, ठीक है, जो भी उसकी conf1d है, con2d है, lstm है, तो आपकी आती है पहले लेयर। अच्छा, और फिर लेयर के बाद एक ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसके अंदर इस लेयर का इनपुट जाता है। ये सबको नजर आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ये आर्किटेक्चर है। अच्छा, अब आपका अगर ये आपने एक वेरिएबल बना लिया लाइक ए, तो ये जो ए का इनपुट है आप यहाँ पे इस आर्किटेक्चर को देखते हुए पास कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई लेयर है, लेयर की वो टाइप आप कुछ भी लगाएं, इसके अंदर आपका इनपुट जो जाएगा वो ए जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी लेयर के अंदर दूसरा एक वेरिएबल बना लेंगे, हो सकता है इसका आंसर किसी आपके दूसरे वेरिएबल में आए, लाइक आपने कहा इसको दोबारा आप एक्स में डाल दें, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि एक और आप x1 या x को ओवरराइट करो, एक नई लेयर लगाओ और उसके अंदर आपको क्या देना है? एक नया इनपुट, और आप चाह रहे हैं सिक्वेंशियल की तरह ही आए, तो अब ए वाला से प्रोसेस गुजर के जो भी उसका आंसर वो x में आ गया, ऐसे ही। तो इस तरह इसकी सीक्वेंस चलती आएगी। तो ये दो आपको ब्रैकेट याद रखने हैं, पहले ब्रैकेट में लेयर आती है, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आता है आपके पास? उसका इनपुट। क्लियर है ये चीज? जी यस सर, क्लियर है सर, अब ये सुपर क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो अब काम करना बहुत ही आसान है। देखें, क्योंकि आपका इनपुट मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होगा, तो आप लेयर के अंदर इनपुट को डायरेक्टली पास नहीं करते, तो आपके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। आपने ऊपर देखें कॉल भी करवाया ना इनपुट कैरिज से, तो हमारे पास जो भी अब वो पिक्चर है XYZ, जो भी उसकी शेप है, तो हम उसको इनपुट के फंक्शन के अंदर पास करेंगे। लाइक पिक्चर है, XYZ जो भी आपके पास डायमेंशन है, ठीक है, तो वो आपके एज अ इनपुट इसमें जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, आपने कहा इनपुट, उसकी शेप बताई और उस वेरिएबल का नाम रख दिया आपने क्या? टेंजर, इनपुट टेंजर। अब रूल तो वही है ना कि भाई पहले वाले आपके ब्रैकेट के अंदर आएगी लेयर, तो आपने कहा पहले लेयर्स होगी, डांस होगी, 32 आउटपुट निकलेंगे, एक्टिवेशन क्या होगा? वैल्यू। और इसका जो इनपुट होगा इस लेयर का वो क्या होगा? नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आप क्या बता रहे हैं? सबको नजर सही आ रहा है ना? यस सर। सर ये डेटा क्या है? पिक्चर क्या चीज है ये जिसके ये इनपुट दिया है आपको? ये सिर्फ अब इसने आर्किटेक्चर समझाने के लिए दिया है, ये एग्जांपल है बस। हाँ, ये ठीक है एग्जांपल। सर। आप डेटा चाहें वेटा तो नहीं है जी, इसमें कोई डेटा नहीं है। आप चाहें तो इसमें ना एमनेस वाला जो डेटा है ना उसके ऊपर काम करके देखें, अभी आगे हम करेंगे भी थोड़ी ठीक है देर। सर। ठीक है, ओके। तो आपने एक इनपुट बताया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी, यानी अब हर चीज ना पहले वाले में क्या होती है, सीक्वेंस से गुजरती थी, कोई वेरिएबल नहीं बनता था। अब हर लेयर का आउटपुट जो है मैं किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ, ओवरराइट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई तस्वीर जो है उसकी जो शेप होगी वो इनपुट टेंजर में जाएगी। आपने कहा कि भाई ये लेयर है, लेयर की कॉन्फ़िगरेशन आपने बताई, क्या कॉन्फ़िगरेशन बताई? आपने कहा लेयर होगी, डांस होगी, 32 आउटपुट होंगे, एक्टिवेशन होगी, और इसका जो आउटपुट होगा नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आप पास कर रहे हैं। तो पहली वाली लेयर के अंदर जो इनपुट जाएगा वो इनपुट टेंजर के अंदर जो भी स्टोर करवाया, और इसमें आपने इनपुट शेप बताई हुई है। इसका जो भी आंसर प्रोसेस होके आया होगा इस पूरी इक्वेशन का, वो किस में जाएगा? एक्स में। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट लेयर बताई, डांस है, 32 यानी आपके पास वही है, एक्टिवेशन है, और इसके अंदर जो इनपुट जाएगा इस लेयर का वो क्या जाएगा? एक्स, यानी जो ऊपर था। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद एक्स का जो पुराना वेरिएबल था उसको क्या कर देंगे हम? ओवरराइट। ऐसा ही है? यस सर। सर ये एक बात पूछनी थी कि ये जो ऊपर सीक्वेंशियल मॉडल जो बना हुआ है वो बनाना है कि नहीं बनाना, कि डायरेक्ट इनपुट टेंसर से स्टार्ट करेंगे? आप डायरेक्ट इनपुट टेंसर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो ये दो मॉडल आपको दिखा रहा है, दोनों सेम मॉडल हैं। इनके जो पैरामीटर्स हैं, इनके जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स, सारी आप अगर उसकी समरी देखेंगे ना अभी, उन सब की समरी सेम होगी, ठीक है। लेकिन क्या है, आर्किटेक्चर अलग है। तो बस ये आपको यही चीज सिखाना चाह रहा है कि आर्किटेक्चर आपके अलग होते हैं, लेकिन ये फंक्शनल एपीआई है, ये फंक्शनल एपीआई से हम बना रहे हैं आर्किटेक्चर। ठीक है सर, ठीक है। तो इसमें हर लेयर जो है वो एज अ वेरिएबल हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे,
ठीक है, तो आपने इनपुट को भी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, आपने पहली लेयर को भी एक्स में स्टोर करवा दिया, आपने दूसरी लेयर का जो भी रिजल्ट है उसको एक्स में ओवरराइट करवा दिया। उसके बाद आपने लास्ट लेयर जिसका नाम आपने क्या रख दिया, आउटपुट टेंसर। तो लास्ट लेयर में आपके 10 आउटपुट होंगे, एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स होगा, और इसमें जो इनपुट जाएगा जो आपकी लास्ट वाली लेयर था वो जाएगा। अच्छा, अब इसका आर्किटेक्चर क्या है, लास्ट के अंदर आप जो मॉडल है ना, मॉडल का ये फंक्शन है, मॉडल का देखिए फंक्शन ऊपर आपने कॉल किया हुआ, ठीक है, या क्लास है। तो मॉडल का जो फंक्शन या क्लास है इसके अंदर डायरेक्टली आप इनपुट और आउटपुट बताएंगे, और वो जो आर्किटेक्चर है ना, आपने अलग अलग वेरिएबल की मुख्तलिफ चीजें बताई, वो खुद ब खुद आर्किटेक्चर ये मॉडल बना देगा। ये चीज समझ आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, सुपर क्लियर है सर, दोबारा नहीं बताना सर। बताएं दोबारा, सिर्फ यही तो स्टूडेंट नहीं है इस क्लास में। नहीं, असली हर बात पे ना सबसे जोरदार क्लास शुरू करनी चाहिए सर, इनको अलग क्लास शुरू करनी चाहिए ताकि ये बच्चों को पढ़ाए। सर पता क्या है, नहीं मैम है ना, हर बार ऐसे कहती हैं बस हो गया, फिर वही सवाल जो है ना और तरीके से पूछ देती हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर दोबारा नहीं बताना। तो वही कांसेप्ट नहीं क्लियर नहीं होंगे तो करेंगे तब तक क्लियर। अगर आप सर आप जो है बिल्कुल करें, और वो जो है मैं सिर्फ ये उस तरफ मेंशन किया। सर रिकॉर्डिंग भी तो होती है, ये लोग बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लिया करें। फ्लो क्लास का मकसद क्या है? हम रिकॉर्डेड लेक्चर लड़े ना काइंडली, लड़े ना सर, आप काइंडली बता दें, एक दफा फिर बता दें, कोई मसला नहीं। नुमान भाई समझाएं यार। सर क्लास का मकसद तो समझाना है जो कि आप समझा रहे हैं, अगर किसी को इशू है तो वो रिपीट में देख ले। अच्छा मैं बोलूं, मैं सर को बोलने दें यार, सर को बोलने दें, डेमोक्रेसी है। अच्छा मुझे बोलने देंगे दोस्तों। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यानी कौमी असेंबली जो थी उसमें आगे बैठ गया हूँ, या फिर सॉरी सर इंटेलिजेंट बनते हैं ना, इनकी वजह से जो सीखना चाह रहे हैं वो भी सीख नहीं पाते। सर मैंने की तरफ से एक बंदे को अगर समझ आ रही है, हम इस चीज पे तो नहीं कह रहे जो आपकी लड़ाई उनके साथ है, आप बाकियों को तो ना कहें ना। अच्छा हिना, जो सुपर जीनियस है वो ना क्लास में आए, हम अभी सुपर जीनियस नहीं है भाई, वो क्लास में ना बैठा करें, वो अलग लेके काइंडली लड़े। मैम एक गिलास पानी पिए, मैम एक गिलास पानी। आई थिंक अभी सर को बोलने दें। सर ये सर नासे सही कंट्रोल में होती हैं। एक बात मैं भी क्लियर करना चाहूंगा। अच्छा एक मिनट दोस्तों, अब देखिए बहुत हो गया, बहुत मजाक हो गया, ठीक है, अब बिल्कुल सीरियस हो जाए। मैं आप लोग को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे, ठीक है। मुझे सख्त बनना भी आता है, तमाम चीजें हैंडल करना भी आती है। सर म्यूट कर दे। अगर मैं दोस्तों की तरह चल रहा हूँ तो काइंडली दोस्तों की तरह चलें, मुझे मजबूर ना करें कि ट्रेडिशनल टीचर्स की तरह ही टीचिंग मैं करूँ। तो काइंडली अब कोई भी आपके डिस्प्यूट हो वो डायरेक्टली आप मुझसे पूछेंगे, मुझसे सवाल है और मैं सबको जवाब दूंगा। और अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही आप 10 दफा पूछें, ठीक है। हमारे शुरू से सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो इधर जो इंग्लिश लिखी हुई थी ये अभी छुप गई है, ये जो स्क्रीन से जरा हटा दें। चलो वो मैं हटा दूंगा, इसमें कोई वो नहीं, मैं असल में वो देख रहा था कि कौन बोल रहा है। जी सर। तो अब हमारा रूल देखें शुरू से है, सवाल नहीं समझ आ रहा, चीज नहीं समझ आए, हम 10 दफा पूछेंगे, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं होगी हम आगे नहीं जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि जिंदगी में यही चीज होती है, हम बोलते हैं यार ये छोटी सी चीज है, चलो बाद में मैं खुद समझ लूंगा, लेकिन वो आगे जाके ना वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है। तो इसलिए अगर कोई भी एक पॉइंट, एक डॉट, एक कॉमा, कोई चीज नहीं समझ आ रही, यू शुड आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को स्ट्रेटेजी होना चाहिए। चलें ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। और कोई यानी देखें डायरेक्टली जिसका सवाल है ना वो मुझसे करेगा, तो इनडायरेक्ट एक दूसरे से किसी को होने की जरूरत नहीं है। अब मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। आपको जो सवाल है डायरेक्ट मुझसे करें। और हमारी क्लास में कोई टीचर असिस्टेंट है? मैम हिना है सर, मैम हिना है। अच्छा मैम हिना ही है, कहाँ है हिना सिद्दीकी? हालत देख रहे हैं क्लास की। सही है, जो जोकर बैठे हुए हैं उनकी वजह से हम क्लास नहीं ले पाते। ठीक है, अब मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। अगर ये चीज आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो बताएं मुझे फिर, या नहीं पढ़ना चाह रहे? सर अभी तो समझाना शुरू हुआ सर, अभी 2 घंटे और बहुत सारे लोग पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कुछ लोग पढ़। सर आप काइंडली सबको म्यूट कर दें। कोई कमेंट नहीं करेगा। और देखिए मैं चैप्टर है ये, इतना इजी तो समझ नहीं आएगा।
अभी क्लास कब तक चलनी है काइंडली बताएंगे हमने, मतलब क्योंकि ऑफ टाइम हो रही है क्लास 9 बजे तक है ना आपकी क्लास, ठीक है सर? काइंडली आप पढ़ाना शुरू करें सर। चले मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। खैर आपको नहीं पता मैंने किस तरह ये टाइम खुद मैनेज किया है, मेरी अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, और मुझे बहुत सारी की चीज़ों की प्रिपरेशन अभी करनी थी, तो वो सब चीज़ें छोड़ के आप लोग की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। कल का बूट कैंप होना है, कल का बूट कैंप होना है, उससे वैलिडेंट देखना है, ICAF की क्लास होनी है, उससे वैलिडेंट चीज़ें देखनी है, ठीक है, और आपकी PIEC की भी कल यानी एक क्लास है Q4 की, उसकी भी कुछ चीज़ें मुझे देखनी है। तो वो सारी चीज़ें छोड़ के मैं आप लोग की क्लास यानी ये कंडक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग का लॉस ना हो, ठीक है। और आप लोग तो माशाल्लाह मुझे बचपन याद दिला दिया आपने, मैट्रिक वाले बच्चे नहीं, आप 6-7 वाले बच्चे। हमारी तरफ से सॉरी अगर कोई गलती हुई है काइंडली। चले नहीं सॉरी नहीं, नहीं आप देखें किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, जो भी है आप किसी का नाम नहीं लेंगे, तो आप डायरेक्टली मेरा नाम ले लें, कॉल मी कासिम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आई एम नॉट योर टीचर, मैं आपके दोस्तों की तरह हूँ। तो जो भी आपको होर्डिंग करनी है, मजाक करना है, जो करना है मुझसे डायरेक्ट करें, ठीक है। चलें अब मैं कंटिन्यू करता हूँ और किसी को अभी कोई रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, अब आगे हम चलते हैं। ओके जी, तो हमारा जो आर्किटेक्चर है बहुत ही आसान है। ये कहता है कि भाई आप हर लेयर को एज अ वेरिएबल बनाओ। आपने कहा इनपुट का एक वेरिएबल बना दिया, पहली लेयर का इनपुट वेरिएबल, दूसरी का, लास्ट लेयर का भी आपने वेरिएबल बनाया, तो हर लेयर को एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। फिर दूसरा ये कहता है कि वेरिएबल के बाद आप यानी इनपुट की तो आपके पास फंक्शन है, अब हर यानी जो आप लेयर बताते हैं, ठीक है, लेयर के बाद नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आप उसका जो लेयर का इनपुट होगा ना वो डिफाइन करते हैं। तो याली लेयर का इनपुट जो है वो इनपुट टेंसर है, दूसरी वाली जो लेयर है उसका जो इनपुट लेयर है वो एक्स है, और थर्ड जो लेयर है यानी आउटपुट जो लेयर है उसका जो आउटपुट है वो ओवरराइड हुआ एक्स है। अच्छा ये सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, जो सेकंड एक्स आया इसकी जगह मैं वाइड देके और इसकी बजाय डेंस के बजाय मैं इधर CNN डाल सकता था, would that be okay in that case? बिल्कुल सब कुछ आप वही जो आपने सिक्वेंशियल के अंदर आर्किटेक्चर बनाया है, अब इस कॉन्सेप्ट के साथ आप वेरिएबल बना के आप यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सेम फिर क्वेश्चन ये है कि सर उन्हें इकट्ठा कैसे कर, जैसे कंकैटिनेट, फिर इशू ये आ जाएगा डाइवर्स में आए, जैसे ये तो क्योंकि डेंस को ही वो कर रहा है ना, उसी को एक तरह से लेके चल रहा है, अगर डाइवर्स आ जाएगा तो फिर कंकैटिनेशन किस पे होगी? आपने जो समझ रहे हैं अभी तो हम ये चीज समझ रहे हैं कि सिक्वेंशियल मॉडल को API में किस तरह लिखना है, जिस तरह सिक्वेंशियल हमने लिखा है उसी को API में कैसे लिखेंगे। अभी तो सर ने वो आगे कंकैटिनेट वगैरह की तो बाद में बताएंगे ना। नहीं वो जनरल हम वो चीज कर चुके हैं सर, इसका भी बता चुके हैं, तो वो सिर्फ ये क्वेश्चन मतलब ये आया कि ये तो अभी हमने देख लिया, वो एक ही लेयर पे है, उसी चीज को वो जो है ना वो कर रहा है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये है तो कंकैटिनेशन, आपने XG बूस्ट की एग्जांपल दी थी, आपने डीप लर्निंग की नहीं दी थी, तो वो जरा डीप लर्निंग के लिहाज से जरा कहने से चले मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगा, कॉन्केटिनेशन वगैरह सारी चीजें आगे आएंगी। अभी आप सिंपल जो कोड समझा रहे हैं ना वो आप देखें, अदरवाइज आपको कॉम्प्लेक्स कोड देखना है, नो इशू, यहाँ पे आप आए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करते रहे, आपको पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या आ रही है, देखें। तो जरा आप इसको एक्सप्लोर करना तो स्टार्ट करें, आपको पता चलेगा कैसा कैसा आर्किटेक्चर बन रहा है। आपके जितने सवाल हैं ये साइड से ब्लॉक हटा दें, मैं साइड से ब्लॉक हटा देता हूँ, थैंक यू सर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में अभी जाएंगे, पहले तो सिंपल आर्किटेक्चर को हमें समझना है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं रूल नंबर 1, हर लेयर एक वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक है। रूल नंबर 2, आप जो भी लेयर बनाते हैं या वेरिएबल बनाते हैं एज अ लेयर, उसके अंदर पहले लेयर की पहले ब्रैकेट के अंदर लेयर के तमाम पैरामीटर्स आते हैं, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट जो हम आउटसाइड ऑफ द यानी फंक्शन या इस लेयर्स के ओपन करते हैं लास्ट के अंदर, उसके अंदर आपके उस लेयर का इनपुट पास होता है। ये 3 पॉइंट क्लियर है जी दोस्तों? यस सर, क्लियर है, ठीक है। अब ये क्लियर है सर। तो एक क्वेश्चन ये है कि ये क्योंकि जैसे हम सिक्वेंशियल में देख रहे थे, इनपुट हम सिर्फ पहली लेयर में देते हैं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, तो ये डिफरेंट हो जाती है ना, सीक्वेंस वाइज पास आउट हो जाती है, पहली की सेकंड में पास होगी, सेकंड की थर्ड में पास हो जाएगी, इस तरह होता है।
इसमें हमें हर लेयर की इनपुट देनी पड़ेगी साथ साथ, तो इसमें इनपुट क्या जा रही है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें इनपुट देना क्यों जरूरी है, क्योंकि सिक्वेंशियल में नेक्स्ट लेयर से थर्ड लेयर में या फोर्थ लेयर में जो जा रहा है वो तो सीक्वेंस है, और वो यानी ये कांस्टेंट है कि वो सीक्वेंस से ही डेटा गुजरेगा कि पहली लेयर का आउटपुट दूसरी लेयर का इनपुट होगा, दूसरी लेयर का आउटपुट तीसरी लेयर का इनपुट होगा। लेकिन फंक्शनल एपीआई का सबसे बड़ा फायदा यही है ना कि आप जहां चाहें पहली लेयर के इनपुट को लास्ट के अंदर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं और किसी दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, तो इसका फायदा यही है। तो क्या हम CNN की आउटपुट जो है वो डेंस वाले को दे सकते हैं? आ जाएंगे, अभी रुक तो जाओ, अभी पहले सिंगल समझो, ठीक है, फिर हम देखेंगे LSTM भी आएगा, CNN भी आएगा, उसके बाद डेंस भी आएगा, ये सारे आर्किटेक्चर नहीं जनरल क्वेश्चन था ये, अभी स्पेसिफिक नहीं जनरल क्वेश्चन ये था, नहीं नुमान भाई जनरल क्वेश्चन ये था कि यानी कि हम क्रॉस कर सकते हैं, मतलब ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? देखिए इसीलिए तो यूज कर रहे हैं हम। अभी मैं हाउ नहीं पूछ रहा, अभी मैं हाउ नहीं पूछ रहा, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। सवाल आप दोबारा दोहराएं सज्जाद। क्वेश्चन ये था सर, अभी तो हम जाहिर है कि ये एक सीक्वेंस के साथ एक्स था, आगे डेंस में ही इसका दे दिया, अगर डेंस की बजाय इधर CNN लगी होती तो क्या हम एक्स वो जो डेंस का CNN में दे सकते थे इनपुट? डेंस का देखिए पिक्चर ही आएगी सेकंड लेयर, पहले देखें CNN से गुजरेगी, उसके बाद वो प्रोसेस होके वो डेंस में जाता है ना, रूल तो ये कहता है। वो तो पहले भी ऐसा ही था सर, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, यही मेरा क्वेश्चन था कि क्या डेंस का आके तो आगे सेकंड पे मैं CNN लगा देता हूँ, तो क्या ये फिजिबल है कि नहीं है? यही क्वेश्चन था कि वेदर ये फिजिबल है कि नहीं है। CNN में फिर मैं इसकी इनपुट तो नहीं दे सकता। अब प्रॉब्लम ये है ना कि डेंस से जो डेटा निकलेगा वो 2D में होगा ही नहीं, वो तो 1D निकलेगा। 1D होगा और जो CNN का वो 2D होता है। यानी कि उसका आंसर अभी जनरली नो है, अभी जनरली नो है। बिल्कुल हाँ, अभी जनरली नो है, क्योंकि डेंस से निकल के CNN पे क्यों जाएगा, इसका यानी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना। डेंस में आ सकता है लेकिन डेंस से CNN में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी अभी लॉजिक है, लॉजिकल हमारी ये चलती रहेंगी तकरार, तो एक एक करते हुए जब हम करेंगे ना ये सारी चीजें आपकी बहुत आसानी से क्लियर होती जाएंगी। अच्छा देखिए, रूल नंबर 1 हर लेयर को एज अ वेरिएबल आपको बनाना। रूल नंबर 2 आपकी लेयर आती है और लेयर के बाद सेकंड ब्रैकेट में उस लेयर का इनपुट आता है, ठीक है लेयर। और रूल नंबर 3 ये है कि जब आप पूरा आर्किटेक्चर मुख्तलिफ वेरिएबल्स वगैरह बना लेते हैं तो मॉडल के फंक्शन कॉल करते वक्त सिर्फ इसके अंदर इनपुट और आउटपुट की जो लेयर है, पहली लेयर और लास्ट लेयर, ये दो चीजें पास होती हैं। बाकी का जो आर्किटेक्चर आपने बताया हुआ है ना वो खुद ब खुद ये खुद बना देगा, ठीक है। तो आप देख लें कि आपने मॉडल के अंदर सिर्फ इनपुट और लास्ट जो उसका यानी आउटपुट निकलना है वेरिएबल वो पास किया है, तो वो बाकी का जो आर्किटेक्चर वो खुद बनाएगा। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि ये वाला जो आपने देखा है ये मॉडल डॉट समरी, दोनों मॉडल की आप समरी निकाल के देख लें 100% सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शायद निकाला हो, यहाँ पे आपने मॉडल डॉट समरी, ये मॉडल आपका ये सिंपल मॉडल है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल मॉडल की अगर देखना चाहें तो सिक्वेंशियल मॉडल डॉट समरी देख लें। आपने किसकी समरी देखी है? आपने मॉडल की समरी देखी। अच्छा, अब मैंने एक नई चीज यहाँ पे ऐड की है जो कि आपकी किताब में नहीं है। वो हमने क्या किया कि हम चाह रहे हैं कि जो आपकी आर्किटेक्चर बन रहा है ना, कि पहली लेयर दूसरी लेयर कौन सी लेयर किसके साथ कनेक्ट है, कितने उसमें इनपुट जाते हैं, कितने आउटपुट निकलते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप मुझे पिक्चर की सूरत में दिखाएं, कंप्यूटर विजुअलाइजेशन के जरिए दिखाएं। तो मैटप्लॉटलिब से ये काम करना बड़ा मुश्किल तरीन काम था, तो उसके लिए इन्होंने एक पैकेज हमें दिया हुआ है। उस पैकेज का नाम क्या? मॉडल टू डॉट, ठीक है। कैरेस की ही यूटिलिटीज है मॉडल टू डॉट। तो इसमें क्या होता है, आपने सबसे पहले तो इसको पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए IPython की यानी एक पैकेज को इस्तेमाल किया, ठीक है। SVG में आप यानी इसको डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया, आपने मॉडल टू डॉट वाला जो आपका पैकेज है ये इंपोर्ट किया, ये एक्स्ट्रा है, आपकी किताब का पार्ट नहीं है। उसके बाद क्या किया आपने, SVG एक हम तस्वीर बना रहे हैं, मॉडल टू डॉट बना रहे हैं, मॉडल का नाम दे दिया आपने, कहा जो भी उसकी शेप है वो ट्रू कर दें, उसके अंदर ये डॉट वगैरह आ रहे हैं SVG फॉर्मेट के ऊपर करें। हम आगे उसको सेव भी करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। तो जैसे ही ये मॉडल डॉट समरी तो सिंपल आपको देखना आती थी, ये इसने उसकी समरी बताई। समरी बताने के बाद नीचे आप देखें
आ रहा है समझ क्या हो रहा है? पहली लेयर क्या है? लेयर्स वाइज इनपुट आउटपुट हर चीज लेयर वाइज कि भाई ये जो पहली इनपुट लेयर है, जो उसने नाम आपने रखे ना वही नाम दिखा रहे थे कि पहली जो लेयर है, अभी हमने नाम नहीं रखे, हम आगे जाके नाम का पैरामीटर भी पास करेंगे। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। सेकंड लेयर की ये इनपुट है, ये आउटपुट है। आपकी थर्ड लेयर की ये इनपुट, ये आउटपुट, ये सारी चीज आ रही है। लास्ट लेयर पे आपके 10 थे, ऐसा ही बिल्कुल जी, सॉफ्ट मैक्स लगा हुआ है। ठीक, जबरदस्त। ठीक है, तो ये आपकी विजुअलाइजेशन हो गई। ही ना आपकी वॉइस आई थिंक स्ट्रक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है ना आपकी। ठीक है, चले हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर जब तक उनकी ब्रेक हो रही है तब तक मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। ये ऊपर जो हमने मॉडल में एक इनपुट टेंसर दिया था, पैरामीटर एक दिया था आउटपुट टेंसर, ये वाला। तो सर जब तक हमारे पास आउटपुट टेंसर की आगे वैल्यू ही नहीं होगी तो मॉडल में हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट कैसे दे सकते हैं? नहीं, वैल्यू से क्या मुराद है? वैल्यू तो हम पास करेंगे मॉडल डॉट फिट से, ठीक है। अभी तो आप ऐसे नहीं कह रहे थे कि हम सिर्फ मॉडल के अंदर इनपुट और आउटपुट दें तो आर्किटेक्चर ऊपर वाला खुद ही बन जाएगा, लेकिन आउटपुट टेंसर की वैल्यू तो उसी आर्किटेक्चर से आ रही है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड सर। मॉडल तो बनाना पड़ेगा ना स्टार्ट में। अच्छा, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन बहुत ही आसान है। ये जो मॉडल का आर्किटेक्चर है ना, ये वो बना रहा है कि भाई ये स्ट्रक्चर है, इस तरह आपके आर्किटेक्चर होगा। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई हमारे पास। ट्रेनिंग के लिए अभी वही फंक्शन है फिट का। टेस्टिंग के लिए हमारे पास कौन सा इवैल्यूएट का फंक्शन है, ऐसा ही है। कौन सा है? टेस्ट एक फिट का फंक्शन होता है, भी है, कंपाइल का होता है, प्रेडिक्ट का होता है और इवैल्यूएशन का होता है टेस्टिंग के लिए। इवैल्यूएट करता है, यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन वही वाले हैं, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ आर्किटेक्चर चेंज किया है और वो आर्किटेक्चर इस तरह बनता है। ठीक है, सीक्वेंशियल की जगह फंक्शनल एपीआई से हमने बना दिया। तो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं, ठीक है, ट्रेनिंग उसी तरह स्टार्ट होगी जैसे आप करेंगे। तो बस ये कह रहा है कि आर्किटेक्चर आप बना रहे हैं ना, जितना कॉम्प्लेक्स हो, आपने सिर्फ पहला इनपुट और आउटपुट वो आपने अपने मॉडल को यानी देना है। बाकी जो भी उसका यानी आपने आर्किटेक्चर बनाया जितना कॉम्प्लेक्स है वो खुद ब खुद बना देगा। अब क्लियर है सर? ये आपकी एंड वाली बात को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही कि वो खुद ब खुद कैसे बना देगा। खुद ब खुद से मुराद वो जो उसकी यानी सीक्वेंस है कि पहली दूसरे, देखिए इनपुट हमने बताया ना, अब ये इनपुट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, फिर यहाँ से गुजरा एक्स में गया, फिर एक्स ओवरराइड हुआ, फिर एक्स यहाँ पे आया, फिर यानी लास्ट के अंदर देखो एक्स ही तो आ रहा है। तो वो खुद ब खुद वो जो उसका स्ट्रक्चर या टोपोलॉजी या उसके जो भी आप कहें नोड टू नोड मूव होना, उसका आर्किटेक्चर बनाना, तो वो खुद आपने सिर्फ स्टार्ट और एंड बता दिया। बीच की जो जर्नी है वो खुद ब खुद उसको पता है। ठीक है, क्या आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी, तो बाकी बीच के जो रास्ते हैं उसने वो खुद कैलकुलेट यानी वो स्ट्रक्चर तो लिखा हुआ ना, उसके मुताबिक वो बना देगा जैसे कि इसने यहाँ बनाया। सर ये कह सकते हैं ना कि ऊपर हमने लेयर्स डिफाइन की हैं और लेयर्स को फिर मॉडल को इनपुट और आउटपुट के थ्रू दे दिया है, तो लेयर्स जो है वो मॉडल का पार्ट बन गए। इसको ऐसा समझे, हमने पहले लेयर के आर्किटेक्चर को डिफाइन किया, ठीक है, आर्किटेक्चर डिफाइन हो गया, उसके बाद हमने कहा उस आर्किटेक्चर को बना दो। ओके ओके ओके, गॉट इट सर। बना रहा है, सही सही। तो ये दो चीजें। और सर एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि एक्स को हमने दूसरी बार ओवरराइड किया ना? जी बिल्कुल। तो अगर हम एक्स की जगह वाई ले लें और नेक्स्ट किसी भी लेयर में एक्स और वाई दोनों पास करें एज अ मल्टीपल इनपुट, तो इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल। सही सर। सर बीच में डिस्टॉर्शन आ रहा है। हाँ, वो किसी और की साइड से आ रहा था डिस्टॉर्शन। सर इसमें मॉडल सीक्वेंशियल बाय डिफॉल्ट रहेगा, जैसे सीक्वेंशियल को ही कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें फंक्शनल एपीआई में, तो इसमें जो मॉडल फंक्शन भी हमें बनाना पड़ता है। इसमें एपीआई में हमें ये नहीं बताना पड़ता कि हम मॉडल हमारा एपीआई है, हम वो बस सीक्वेंस वाइज इनपुट देते रहते हैं। वो इनपुट आपने सीक्वेंस वाइज दिया है ना, इस वजह से सीक्वेंशियल आ रहा है। बिल्कुल, वो उसमें लेकिन ऊपर लिखा भी है हमने मॉडल की टाइप सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल में हम मॉडल की टाइप वेरिएबल बनाया, वो अभी हमने सिंपल वेरिएबल ही बनाया, ठीक है।
अच्छा चलें देख लें इसको आर्किटेक्चर को। मैंने कहीं सिक्वेंशियल टाइप नहीं बताई, सिंपल आर्किटेक्चर। इसमें सिर्फ 3 रूल हैं, वो 3 रूल आपको याद रखने हैं कि भाई हर काम के लिए, हर लेयर के लिए वेरिएबल बनाना है, इनपुट लेने के लिए इनपुट का फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा और क्या है, पहले लेयर आती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद लेयर का इनपुट आता है, ठीक है। एंड फाइनली आप मॉडल के अंदर पहली इनपुट टेंसर और आउटपुट टेंसर पास करते हैं, तो वो आपका पूरा आर्किटेक्चर बना देता है। तो ये चीज़ आपको याद है तो आगे का काम बहुत ही आसान है। ये हमने एक्स्ट्रा काम किया है, ये हमारी किताब का पार्ट नहीं है, तो आप ना करना चाहें तो ना करें, करना चाहें तो ये आपकी बहुत हेल्प करता है विजुअलाइजेशन में, आर्किटेक्चर को समझने में। आप अगर अपने यानी कोई रिसर्च कर रहे हो, वहाँ पे आपने जो आर्किटेक्चर बनाया है उसको आप विजुअलाइज करवाना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप इस डायग्राम के जरिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। यहाँ पे रैंडमली कुछ हम काम करते हैं। हमने इसी डेटा के लिए ना रैंडमली डेटा जनरेट करवाया है, देख रहे हैं आपने 1000 सैंपल जनरेट करवाए जिसके इनपुट जो है वो क्या है 64, और 1000 ही आपने लेबल जनरेट करवाए जिसके आउटपुट क्या होंगे 10, वरना तो ये काम आपको करना पड़ता ना प्री प्रोसेसिंग से, ऐसा ही है ना। तो ये आप एमनेस के ऊपर, ये एमनेस पे आप कर लिएगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या है आपका वो जो मॉडल, ये कौन सा, ये सिक्वेंशियल मॉडल नहीं है, ये कौन सा मॉडल है दोस्तों, फंक्शनल एपीआई। सेम वही है, उसी तरह आपने कॉल किया है अ मॉडल डॉट फिट एक्स वाई नंबर ऑफ इपॉक बेस्ट साइज, ठीक है। और उसके बाद आपने इवैल्यूएशन भी करवा ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मॉडल को ट्रेन किया है, यहाँ पे मॉडल को आपने टेस्ट किया है, यहाँ आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सेम वही कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ वही है, वही एक्यूरेसी आई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही लॉस आएगा, ठीक है। तो कंपाइलेशन स्टेप हमने कहीं बताए नहीं, तो आप इसको एमनेस के ऊपर करेंगे, इसमें कोई मुश्किल, बाकी तो सारा वही है ना, सारा वही काम है। यस सर, सर इसके अंदर हम इवेंट आगे जाके यूज करेंगे जो आपने इवेंट बताए थे, वो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉल बैक्स। तो अभी तो हम फंक्शनल एपीआई में, अभी हम जो पढ़ेंगे इस नोटबुक में मैक्सिमम हम कवर करेंगे फंक्शनल एपीआई, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम कॉल बैक्स, फिर थर्ड टॉपिक पे हम जाएंगे टेंसर बोर्ड, एंड फोर्थ टॉपिक जो है वो आपके एडवांस आर्किटेक्चर है। तो ये एक एक करके हम जाएंगे। सर इसमें हम 1 to many और many to 1 भी पढ़ेंगे फंक्शनल एपीआई के। हाँ अभी वही तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ना क्या लिखा हुआ है, मल्टी इनपुट मॉडल, ठीक है। अच्छा अब देखो ये ना आपको एक बात पूछनी थी सर, ये मल्टी इनपुट मॉडल्स को ये भी फंक्शनल एपीआई है? ये देखें ये फंक्शनल एपीआई ही से बन सकता है, ये सीक्वेंशियल से नहीं बन सकता, इस वजह से हम फंक्शनल एपीआई यूज करते हैं। ये सीक्वेंशियल से नहीं बन सकता, तो इस वजह से हमने फंक्शनल एपीआई की तरफ आए जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइप की डेटा टाइप्स होंगी जो कि आपकी एज अ मोर देन वन इनपुट जाएंगी, और उनसे जो आउटपुट प्रेडिक्ट होगा वो जॉइंटली लर्न होगा। अगर आप 2 सिक्वेंशियल मॉडल से बनाते हैं, दोनों अलग अलग मॉडल होते हैं, दोनों की अलग अलग लर्निंग होती है इंडिविजुअल। यहाँ पे ये जो लर्निंग होगी दोनों मिलके साथ यानी लर्निंग करेंगे, तो ये काम आप सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं फंक्शनल एपीआई से, अदरवाइज ये चीज नामुमकिन है, ठीक है। पहले हमने सिंपल वाला फंक्शनल एपीआई पढ़ा, अब हम मल्टी वाला करने लगे। अब हम मल्टी वाला पढ़ेंगे। जब हमें ये चीज आर्किटेक्चर बनाना आ गया तो अब तो काम मुश्किल ही नहीं है, अब तो हम अपने कॉन्सेप्ट से चीजें बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट से क्या जी शाहिद, फिर ये मॉडल समरी जब आई है, तो मॉडल समरी के बाद जो हमने सेल रन किया है, तो इसमें जो अनरिलेटेड जिसको इनपुट डाल रही है, इसके बाद एरर आ रही है, इसको सॉल्यूशन सर करना है या ऐसे ही छोड़ देना इसको? यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, तो इसमें से एरर आ रहा है जो बैड इसको मॉडल के लिए किताब में भी चेक करें क्या आ रहा है, आ रहा है ना एरर, तो वो एरर को डिफाइन ठीक है, तो वो एरर ठीक है शायद, ओके। तो हमने ये एरर जनरेट करवा के रखा है। अच्छा चलें, अब इसको हम आगे मूव करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं, ये काम हो गया यहाँ से।
मल्टी इनपुट मॉडल हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमारा जो इनपुट है ना वो क्या करेगा, आपसे पहले इसका हम आर्किटेक्चर यहाँ पे देखते हैं। हम ये आर्किटेक्चर बना रहे हैं, हमारा जो मॉडल होगा वो आपसे टेक्स्ट लेगा और क्वेश्चन लेगा, उसके अगेंस्ट क्या देगा आपको, आंसर। ये चीज समझ आ रही है? यस सर। आपकी जिंदगी कितनी आसान कर सकता है? कैसे आसान करेगा बताएं, कोई एग्जाम्पल देंगे आप? सवाल दिया, रेफरेंस टैक्स दिया, मशीन आपको बता रही है आंसर। सर क्वेश्चन है, ये क्विज के दौरान भी काम करेगा? यही मेरा सवाल था। बनाओ ना मॉडल, ऐसा बनाओ भाई आपके जवाब मिल जाए। इसमें थोड़ी हैकिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको सिस्टम रोकेगा सर इसको चलाने। हाँ, प्रोसेसिंग में तो डाटा काफी चाहिए होगा क्योंकि इनके पास डाटा काफी होता है इसके लिए। हाँ, हमारे पास तो पूरा क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, तो आपकी सोच इतने जो क्या आते हैं रैंडमली। जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं वैसे कि एक पैराग्राफ दिया उसमें से सवाल दिया, वो बात है। हाँ बिल्कुल। तो सर कोई उसी पे असाइनमेंट हो जाए? बिल्कुल ऐसे ही है कॉम्प्रिहेंशन। कोई इसके क्वेश्चंस पे ही असाइनमेंट हो जाए? कर लें आप लोग बिल्कुल। अगर आप ऐसा तो लेकिन देखिए क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन बैंक तो शेयर कर दें। पूरी जिंदगी नहीं करूंगा ठीक है, तो मैं करना ये है कि कैगल वगैरह से उठा लो, इस तरह का डेटा बनाओ। सर रेफरेंस चेक से मुराद यहाँ पे इन्फ्रेंस रूल वाले जो है, जिसमें क्वेश्चंस के मतलब पहले से आंसर्स जो हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटी वाले आंसर्स होंगे या कॉम्प्रिहेंसिव ही होगा पैराग्राफ? अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ क्लियर। बिनिश इसको इस तरह कंसीडर करें कि आपने एक क्या बनाया, किताब है ना, किताब का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो आपने क्या किया, चैप्टर नंबर 1 का पूरा टैक्स यहाँ पे दिया और उसके सवाल आपने दे दिया, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन भी जा रहा है और उसका जो आंसर वगैरह जहां भी लिखा हुआ, हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और उसका आंसर भी आपने बताया क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो फर्स्ट टाइम आपको बताना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आपने टैक्स भी दिया, आपने क्वेश्चन भी दिया, आपने आंसर भी दिया। तो उसने सीखा कि इस तरह का जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो इस तरह का होता है। उसके लिए उसने अपने वेट्स वगैरह एम्बेडिंग से गुजरा, उसने कॉन्केटिनेट किया, डांस से गुजरा, आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो उसने अपने आपके वेट्स जो है ना अपडेट कर दी। ट्रेनिंग होगी बाकायदा। अब जब ट्रेनिंग हो गई तो ये देखें, ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा है कि भाई कोई भी चैप्टर उठाओ, अपने मॉडल को दो, जो भी सवाल आया वो उठा के अपने मॉडल को दो, आपका मॉडल उसका आंसर आपको प्रेडिक्ट करेगा। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ इस एप्लीकेशन को टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचो, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, क्या होना चाहिए इसी एप्लीकेशन को टीचर के पर्सपेक्टिव से? वो उल्ट हो जाएगा सर, उसने क्वेश्चन जनरेट करना है, उसने हाँ एग्जैक्टली उसने क्वेश्चन जनरेट करना है। ठीक है, तो अब आपके इनपुट क्या होना चाहिए? आंसर, सिर्फ आंसर और रेफरेंस टेक्स्ट होगा और आंसर हमारे इनपुट होंगे और क्वेश्चन हमारे जहां वो आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह की ना बहुत सारी एप्लीकेशन ना आप मैनिपुलेट करके सोचा करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, बेस्ट हो गया। फिर हम सर इसमें एक क्वेश्चन था मेरे पास। बिल्कुल सर, ये जो हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज करते हैं उससे हमें फिर डांस की जरूरत तब है ना जब हमने उसको कंबाइन करके 1D में करना है। तो कॉन्कैटिनेट के बाद 1D में हो नहीं जाता डाटा? कॉन्कैटिनेट नहीं, अक्सर वो जिस शेप में आ रहा है उसी शेप में कॉन्कैटिनेट होगा, या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको डांस से जा रहे हैं क्लासिफायर। ठीक है, ठीक है सर। इस पे क्या कॉन्कैटिनेशन होगी कि फर्ज करें कि जैसे आपने अपनी वॉइस की और अपनी पिक्चर की दी थी, वॉइस आपकी और पिक्चर किसी और की दे दी, सर नासिर की दे दी जाए, तो अब कॉन्कैटिनेट किस बुनियाद पे होगा, उसमें क्या करेगा वो? ठीक है, उसके जो बेस्ट फीचर्स होंगे ना लास्ट लेयर से तो वही निकलते हैं मॉडल की। तो पहले वाली लेयर से यहाँ के उसकी पिक्चर के यानी जो बेस्ट फीचर्स है वो निकले, यहाँ से वॉइस के जो बेस्ट फीचर्स हैं वो निकले। ठीक है, वो दोनों यानी आपने उनको एक वर्टिकल या उनको कॉन्कैटिनेट करके उनको जोड़ लिया। अब वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये मेरा क्वेश्चन था सर। ये क्वेश्चन जो पहले भी किया था तो वो भी जनरल था कि कॉन्कैटिनेशन किस बुनियाद पे होती है? डाटा की प्रेडिक्शन ही
अपोजिट डायरेक्शन पे जा रही हैं। अब उसे कंकैटिनेट करना तो किस बुनियाद पे हमने करना है, उसका क्राइटेरिया किसने सेट करना है कि ये कंकैटिनेशन किस जो है ना बेसिस पे हो रही है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसको ना रियल सिनेरियो से सोचो। आपने देखा यार ये दोनों लर्निंग से होंगी आई थिंक। हाँ, लर्निंग से होगी। अब इसको आप सोचें कि यार ये जो ना आधी तस्वीर मुझे जो दिख रही है ना, इसमें आँख नाक कान गायब है, सिर्फ यानी आपका जो फॉरहेड है ना वो शो हो रहा है। तो ये जो माथा या फॉरहेड है, मुझे लग रहा है कि यार ये सर नासिर का है, ठीक है, या डॉक्टर नुमान का है। तो आपने उसके ऊपर फोकस किया, लेकिन आपके पास वो जो वॉइस आ रही है ना, पता चला यार वो वॉइस जो है वो अनीस अहमद की आ रही है, ठीक है। तो अब आपके पास मुख्तलिफ डेटा आ रहा है, तो आपने देखा यार बेस्ट फीचर किसके हैं। तो करंट जो डेटा आप यानी रिसीव कर रहे हैं, लाइक आपने कहा यार वॉइस पे ज्यादा फोकस किया, लाइव क्लास चल रही है, तो ये आपकी खुद की लर्निंग है ना, क्या आप फोकस करेंगे, क्या इनपुट रिसीव कर रहे हैं और क्या इसका आउटपुट होना चाहिए, ऐसा ही। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि पहला वाला जो है आपकी पिक्चर जो है, अभी तो दोनों पे सेम डेटा है ना, एलएसटीएम टेक्स्ट डेटा आ रहा है। तो आप समझे यहाँ से आपका तस्वीर आती है, यहाँ से आपकी वॉइस आती है, उनके बाद उनके दोनों को है तो टेंजर ना, नंपा एरे को आपने यानी क्या किया, कॉन्केटिनेट किया, उसके बाद डांस के अंदर आपने पास किया। अब इसके अंदर ये जो कॉन्केटिनेट हो रहे हैं ना, इसके अंदर दोनों वॉइस ऑडियो, आपकी पिक्चर और ऑडियो के जो बेस्ट फीचर्स है ना वो है, उसके बाद उनको हम कॉन्केटिनेट करते हैं, डांस से गुजारते हैं, वो प्रेडिक्ट कर देगा। अब वो कौन से फीचर उठ के आए, तो ये तो हम कभी भी जवाब नहीं दे सकते ना, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बेस्ट फीचर खुद फाइंड करता है इन अ डेटा, ठीक है, या फ्रॉम इनपुट। तो ये चीज तो हमने बचपन से हम पढ़ रहे हैं, डीप लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा यही है। ये आर्किटेक्चर आपको समझ आ गया दोस्तों? यस सर। जी सर, बट सर अगर हम कैगल से कोई डाटा लेते हैं, डाटा सेट, तो वो हमारे यही होगा क्वेश्चन आंसर मॉडल या कुछ और होंगे? कैगल से मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर एप्लीकेशन। अगर आप देखें विद डीप लर्निंग तो बहुत सारे डेटा सेट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि हम अभी रियल डेटा पे, अभी आगे जो मैं काम करवाऊंगा, तो हम रियल डेटा पे काम नहीं करेंगे, हम अपना डमी डेटा जनरेट करवाएंगे। जैसे कि आपके टोकनाइज होते हैं, वर्ड वगैरह होते हैं या कुछ भी है, हम अपना डमी डेटा NumPy से जनरेट करवाएंगे और उसके ऊपर ये आर्किटेक्चर बनाएंगे। इन फ्यूचर आप जाके आपको सिर्फ डेटा तो चेंज करना है, तो वो काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये सिर्फ ट्रिक बताएगा, और डेटा जो है रियल डेटा पे आप लोग काम खुद कर सकते हैं। अब देखें हमने यहाँ क्या किया, मॉडल, लेयर, इनपुट। आपने कहा टैक्स की जो विकैबुलरी है 10,000 वर्ड्स होंगे हमारे पास। उसके बाद हमने कहा क्वेश्चन की विकैबुलरी जो साइज है वो भी 10,000। अच्छा, आंसर विकैबुलरी साइज, आपको जो आंसर देना है कितने वर्ड का देना है, 500 वर्ड, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास रफली टैक्स है, आपके पास आंसर कितने देना वो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये तो सिंपल है ना, आपने कहा भाई ये टैक्स इनपुट है, आपने रैंडम जी फिक्स कर दिया ना, ये अभी रैंडम। इन आपकी वॉइस आई थिंक ब्रेक हो रही है, जो है वो इसमें यानी कि हम सॉरी ना, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा स्ट्रक हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरे पास ही हिना की आवाज स्ट्रक हुई है या आप लोग के पास भी हो रही है? और ये सर बाद में ले लीजिए, आवाज इनकी स्टक हो रही थी। सही हिना, आपका भी शायद आपका आंसर इसी में मिल जाए, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपका आंसर इसी में मिल जाएगा कि है क्या। तो हमारे पास विकैबुलरी, भाई विकैबुलरी का मतलब क्या है, आपके टोटल टोकन जो है 10,000 है, ठीक है। हर वर्ड के अगेंस्ट एक नंबर होगा, उसे हम टोकन कहते हैं। 10,000 वर्ड है आपके टैक्स के, 10,000 वर्ड है आपके क्वेश्चन के, 10,000 आपको 500 का एक आंसर जनरेट करना है। तो आपके पास 10,000 वर्ड है, और वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो लाइक आप समझे 15,000 या 20,000 के करीब आपके पास वर्ड हैं, और उनसे आपने क्वेश्चन आंसर रेफरेंस टेक्स्ट से सीखते हुए आपको आंसर 500 का जनरेट करना है। तो हमने कहा भाई पहला इनपुट है, इसका नाम टैक्स, ये जो आपका टैक्स जाएगा, ठीक है। उसकी शेप क्या होगी आपने यहाँ पे बता दी कि भाई लेयर का नाम भी रख दिया कि ये टैक्स की लेयर है, टैक्स इनपुट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखना शेप के अंदर मैंने क्या लिखा है,
ब्रैकेट के अंदर पहले वो 74 या 64 लिख रहे थे या 784 लिख रहे थे, अब क्या लिखा है? नन। नन का क्या मतलब है? नन का मतलब कि आपको कोई शेपिंग टेक्सचुअल डाटा है, इस वजह से डाटा की कोई शेप नहीं। तो जब डेटा की शेप नहीं है, इसका मतलब है मैं इसमें किसी भी शेप का डेटा दे सकता हूँ। ओके, ठीक है, अब ये क्लियर है? जैसे पहले फिक्स होता है ना, फिक्स अब तो आप ये एमनेस्टी को अप्लाई करके तो अब किसी भी शेप का डेटा आपका जा सकता है। किसी ने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, वी आर पाकिस्तानी, कोई लेंथ वर्ड की ज्यादा करे कम करे तो ये खुद ब खुद फाइंड कर लेगा। ठीक है, इंटीजर टाइप होगी, वैसे तो हम फ्लोट लेते हैं। लेयर का नाम आपने रख दिया टेक्स्ट, ताकि क्योंकि अभी आप मैं ग्राफिकल विजुअलाइजेशन पर उसको विजुअलाइज करवाऊंगा। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? जी सर, इंटीजर क्यों लिया हमने? फ्लोट ले लें, क्या जा रहा है? ओके, आप फ्लोट ले लें। अच्छा, फिर हमने क्या किया, एक और हमने एम्बेडिंग इसकी बनाई। एम्बेडिंग पता है ना, पहले पैडिंग से गुजारते हैं, फिर आपकी एम्बेडिंग लेयर, वो आपके टेक्स्ट में जो भी वर्ड किसके नियरेस्ट है, दूर है, वो खुद फाइंड कर लेता है। तो आपने एम्बेडिंग लेयर बनाई, उसकी वोकैबुलरी यानी नंबर ऑफ टोकन्स कितने होंगे, ठीक है, और उसकी डायमेंशंस क्या होगी। तो हमें पता है कि हमारे पास जो टोकन बनेंगे एम्बेडिंग के, कितने बनेंगे? 10,000 टोकन बनेंगे, और उसकी जो डायमेंशंस होंगी, कोफिशिएंट्स होंगे, वो 64 होंगे। ठीक है, उसके बाद किसका बना रहा है? ये इनपुट जो आपका टेक्स्ट जा रहा है, तो आपने पहले उसकी एम्बेडिंग बना रही। इसी तरह आपने क्यूसेंस एनकोडिंग टेक्स्ट, ये आपके एलएसटीएम से गुजार के एम्बेडिंग टेक्स्ट, तो ये एलएसटीएम से गुजर गया, पहला नेटवर्क बन गया। ये समझ आया? पहला वाला काम हमने किया है कौन सा? ये टेक्स्ट दिया, एम्बेडिंग में दिया, एलएसटीएम से गुजारा। यही कह रहा था, इनपुट दिया टेक्स्ट, एम्बेडिंग से गुजारा, ठीक है, और एम्बेडिंग से एक आंसर निकल रहा है किसमें? इनकोडेड टेक्स्ट के अंदर। ऐसा ही है, यहां तक हम आ गए। दूसरा वाला आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं क्वेश्चन का, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन का, क्वेश्चन जाएगा, वो भी एम्बेडिंग से गुजरेगा, उससे आंसर निकलेगा। तो ये क्वेश्चन गया, क्वेश्चन पे भी नन पास किया है, उसका क्वेश्चन लिया, नाम रख दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? इसकी भी एम्बेडिंग बनाई है, एलएसटीएम से गुजारा है, तो यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन दिया है, एम्बेडिंग से गुजारा है, एलएसटीएम। दोनों ही आ गए आर्किटेक्चर दोस्तों जी? यस सर। एनकोडेड, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन की भी एनकोडेड है एम्बेडिंग की, और हमारे पास आंसर की भी एम्बेडिंग है एनकोडेड हुई हुई, ठीक है। अब ये दोनों है, फिर ये कह रहा है कि भाई क्या करो, इन दोनों को कॉनकैटिनेट करो। तो यहाँ पे हम यही तो कर रहे हैं, कॉनकैटिनेट लेयर बनाई, लेयर डॉट कॉनकैटिनेट हमारे पास फंक्शन है, और उसके बाद आपने कहा एनकोडेड टेक्स्ट, ठीक है, और ये भी आपके पास क्या है? एनकोडेड क्वेश्चन, दोनों की यानी जो एनकोडेड हुई हुई है आपकी, यहाँ से ये वाला आंसर जो निकला था और इसका जो आंसर निकला है लेयर से, इन दोनों को कॉनकैटिनेट कर लिया, ठीक है। और उसका एक्सिस हमने पास किया है -1। नंपाई में याद है -1 कब पास करते थे? स्लाइसिंग वगैरह लास्ट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, लास्ट के लिए, तो उसका क्या मतलब हुआ -1 का? नहीं, एक्सेस 1 का तो मतलब ये नहीं होगा सर कि शेप जैसी मर्जी उसकी हो जाए। हाँ, डायमेंशन अपनी 1 का ये, और सेकंड डायमेंशन जो अपनी मर्जी से रख ले। ठीक है, इसको जरा आप ना ये नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास में मैं नासिर को कहूँगा इसके बारे में आपसे पूछें, ताकि आप नंपाई को थोड़ा सा देखें, ठीक है। कॉनकैटिनेशन आपको पता है, अब ये आप देखेंगे ये करेगा क्या। अच्छा, तो आपने कॉनकैटिनेशन किया, उसके बाद डांस लेयर में देना है, तो भाई फिर ये आपने बना दी डांस लेयर, वोकैबुलरी, एक्टिवेशन, सॉफ्टमैक्स, क्योंकि वो 10 है, 500 वो जनरेट करेगा, और कॉनकैटिनेट वाली जो लेयर है वो इसमें जाएगी। ऐसा ही है, डांस के अंदर कॉनकैटिनेट की लेयर से जो आंसर आया वो आपने यहाँ पास कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें मॉडल बनाना, तो मॉडल में हमने क्या कहा था भाई? इनपुट और आउटपुट देनी। अब आप देखें हमारे मॉडल के अंदर 2 इनपुट जा रहे हैं, ऐसा ही है, तो आपने इसलिए लिस्ट में पास किया है। टेक्स्ट जा रहा है इनपुट, क्वेश्चन जा रहा है इनपुट, और उससे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? आंसर वाला, ठीक है। अब बाकी आपने मॉडल डॉट कंपाइल, एक्यूरेसी वगैरह ये चलाया, इसका देखें आर्किटेक्चर ये बन गया। यही आर्किटेक्चर बनाया था आपने? जी बिल्कुल। यस सर। इस कोड में कोई मसला? अभी आपने, अच्छा अभी आपने ना रैंडमली जनरेट करवाए, इसके अंदर कोई चीज पास नहीं करी, ये याद रखें। अभी कुछ आपने यहाँ पे पास नहीं किया, इसके लिए आपको रैंडमली डेटा जनरेट करवाना पड़ेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे ये रैंडमली डेटा आप जनरेट भी करवा रहे हैं, देखें ये देखें, ये रैंडमली डेटा उसी टाइप का आपने जनरेट करवाया है, ठीक है, और इसको आपने मॉडल डॉट फिट के अंदर पास किया, इसकी ट्रेनिंग करवाई है, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करवाएं, कुछ भी करवाएं ये आपको प्रेडिक्ट भी कर देगा। तो आपने कहा भाई ये टैक्स लेयर में जाएगा, टैक्स का वेरिएबल, क्वेश्चन में जाएगा, क्वेश्चन का। तो किस तरह आप ये चीज देख लें कि ट्रेनिंग के वर्क किस तरह आप फिट के अंदर इनपुट और आउटपुट को बताएंगे, इसमें कोई मुश्किल? आसान है जी जी। टाइम सीरीज डेटा भी हम इसमें दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारी देखें जितनी टेक्स्ट टाइम सीरीज ही है। हाँ टेक्स्ट सीरीज, सीक्वेंस, सॉरी टाइम सीरीज नहीं, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, सीरीज डेटा कहलाता है बेसिकली, या सीक्वेंस डेटा कहते हैं। अच्छा तो सेम वही चीज है, सारी ये आपकी कर रहा है। अच्छा अब इसने जब आपको बता दिया है सारी चीजें, ये आर्किटेक्चर आपने बना लिया, अब आप इसके अंदर वेरिएंट में अपडेट करते हैं। जब आप इस तरह का आर्किटेक्चर बना सकते हैं तो आप इसको और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। ये समझ आ गया ना, कॉम्प्लेक्स तो नहीं था अभी इतना ज्यादा, लेकिन समझ आ गया। अच्छा अब हमारे पास 2 इनपुट होंगे और ये आंसरिंग मॉडल, ये वही वाला है जो अभी हमने काम किया है, उसके बारे में आपको बता रहा है। मल्टी आउटपुट डेटा, अब इसको उल्टा कर लें, जैसे कि अभी आपने वो आर्किटेक्चर देखा था, ये वाला एक पिक्चर जा रही है, कौन 1D टैक्स डेटा जा रहा है, जेंडर बताएगा, इनकम बताएगा और एज बताएगा। तो हमारे पास कोई भी टैक्स जाए, मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशन हो सकती है ना, कि हम फेसबुक पे कोई पोस्ट करने वाला है, उसका टैक्स मैंने उठाया या उसकी पिक्चर मैंने उठाई, ठीक है, उसके बताए कि वो जेंडर क्या है, लिखने वाले के स्टाइल से या पिक्चर से, उसकी इनकम मुझे बता दे और एज हमें बता दे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो इस तरह की एक सिंपल एप्लीकेशन ये बनाना चाह रहे हैं। सर इस सोशल मीडिया पोस्ट का जो हम लेबल देंगे वो तीनों चीजें लेबल देंगे ना ट्रेनिंग में? जी जी बिल्कुल, ट्रेनिंग में ये सारा डेटा जो आप बता रहे हैं ना आर्किटेक्चर में, वो आपको बनाना पड़ेगा उस टाइप का, उस शेप का। और हमने तो अब शेप रिस्ट्रिक्शन नन से हटा दी ना, अब तो मसला ही नहीं। जब नन आपने बता दी तो जो भी उसको आर्किटेक्चर दें वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा लास्ट इसका ना सिर्फ मैं आर्किटेक्चर आपको दिखा देता हूँ, कोड आप समझ लिएगा, कोड आपके पास है, कॉलेब पे आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने ये आर्किटेक्चर बनाया, मैं सिर्फ इसकी पिक्चर डायग्राम दिखाऊंगा, बाकी तो आपको ये चीज़ें मुझसे बेहतर आएगी क्योंकि कोड आपके पास मौजूद है। ये बनाया आपने, देख रहे हैं, ये आपने एक इनपुट लेयर में गई, एम्बेडिंग से गई, कॉन्फ 1D से गुजरी, मैक्स पुलिंग लगी, ठीक है, फिर कॉन्फ 1D लगाया, फिर कॉन्फ 1D लगाया, मैक्स पुलिंग लगाई है, कॉन्फ 1D, ठीक है। ग्लोबल मैक्स पुलिंग लगती है जब टेक्स्ट से आप यानी कॉन्फ 1D से प्रोसेस करते हैं, तो ये बात आपको याद रहे, ग्लोबल मैक्स पुलिंग आपके पास लगती है, लाजमी लगाते हैं डांस में देने से पहले। तो इसमें यानी ये 256 इनपुट जाएंगे और आउटपुट निकलेंगे 128, और यहाँ से आपका पहला जो आउटपुट निकलेगा ये रिप्रेजेंट करेगा एज को, दूसरा जो आउटपुट निकलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इनकम को, और थर्ड जो निकलेगा वो जेंडर को। तो लास्ट लेयर के अंदर आप देख लें कि इन्होंने किस तरह पास किया होगा। मॉडल डॉट ट्रेनिंग का है, फिट मॉडल डॉट फिट, या मॉडल है, रेडी है, कंपाइलेशन स्टेप है, फिट का ऑप्शन का है, कंपाइल, फिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा भाई, नीचे कहीं ना कहीं हमने किया होगा ना इसको फिट, ये आ गया, ये हमने रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया, ये याद रहे, फिट ये आ रहा है, इनपुट है क्या और आउटपुट डिक्शनरी में पास कर दिया, सही है। तो अब क्या मुश्किल है यार, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो इस तरह करके आप जितना कॉम्प्लेक्स आप आर्किटेक्चर बना लें, ठीक है, तो और मुख्तलिफ आर्किटेक्चर इन्होंने बनाए, ये देखें कितना मजेदार है। अब इसको समझना मुश्किल तो नहीं है ना, ये प्री आपका ओके प्री ट्रेन मॉडल समझ आ गई है, अब इंशाल्लाह इसको खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप लोग ना कोई ऐसे यानी आर्किटेक्चर ढूंढे जिसमें ना तस्वीर जाए, या बल्कि ये जो आपका क्वेश्चन आंसर वाला है ना, ये थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें। अगर ये आप एप्लीकेशन बना रहे हैं ना लिटरली ये डेटा सेट सर कैगल से ले लें,
बिल्कुल कैगल से फाइंड करें, ठीक है, या आप क्वेश्चन वाला इसको उल्टा कर लें, टीचर से पर्सपेक्टिव से बना लें कि मशीन को आंसर दें, क्वेश्चन दें, नहीं आंसर दें और क्या देंगे, टेक्स्ट देंगे, वो आपको क्वेश्चन बना के रेफरेंस, टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरह कुछ होना है आपको वाला स्टूडेंट्स को और क्वेश्चन वाले टीचर्स को बेचें, जिसको बेचना बेचें, अल्लाह ताला आपके प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर क्या बरकत है। आप एक डेटा सेट बना लेना नया, खुद से डेटा सेट बना लें जिसमें आप क्वेश्चन भी देते हैं और आंसर्स भी देते हैं, ठीक है, आप लोग बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं क्योंकि 9:30 बजे दूसरी चीजें भी मुझे स्टार्ट करनी है। तो यकीनन आपको सारी चीजें मिल गई हैं, इसको आप देखें, मुश्किल जज़ाकल्लाह सर, बहुत ही जो फ्रूटफुल थी क्लास जो है ना, बहुत सीखने को मिला। सर आप हाई कैप में क्या पढ़ा रहे हैं? हाई कैप में कभी कभार आ जाया करें सर। हाई कैप में भी बस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? सलानी से हमने लॉन्च किया है ना। क्या सब्जेक्ट है? डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। अच्छा सर, यही पढ़ा रहे हैं जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, किसी डिफरेंट है? बहुत अलग है। 70,000 रुपए आउटसाइडर से अगर वो लेने हैं तो सोचो। लेकिन ये कि यार उनकी हर एक क्लास में लंच वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो फिर वो सही है जितने पैसे ले रहे हैं। जो सर ये सिर्फ कराची में ही हो रहा है? कराची में हो रहा है, लाहौर में तो नहीं हो रहा? लाहौर में भी हो रहा है, लाहौर में ऑनलाइन हो रहा है, 4 सिटीज में हो रहा है कराची के अलावा, तो उनको ऑनलाइन हम करवा रहे हैं। तो उसकी जो क्लासें हैं वो 4 सिटीज कौन कौन सी हैं? लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, फैसलाबाद है और एक और कोई सी शायद मुल्तान है। सर उनके और हमारे कोर्स ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं? हमारे सिर्फ प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव इसलिए कम है या कोई और डिफरेंस है? नहीं, वो कोर्स पूरा ही अलग है ना, वो फाइनेंस के हिसाब से बनाया है, तो वहाँ पे तो हम फाइनेंस, बिजनेस, ये चीजें डिस्कस करते हैं। यहाँ तो आपकी पूरी आपकी बेस बनाना, चीजें करना, करवाना, वहाँ टोटली फाइनेंस। ठीक है, चलें, खैर दुआ करिएगा, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो आगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि जितने भी ये ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए रिसर्च टूल्स यूज होते हैं, तो वो सर किस बेस पे यूज हो यानी बनाए जाते हैं, फंक्शनल एपीआई या सिक्वेंशियल के बेस पे? ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाता है। सिक्वेंशियल भी सैम वही रिजल्ट देती है और फंक्शनल भी वही देती है। ठीक है, ट्रेनिंग पैरामीटर्स वगैरह सारी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन जब आपकी मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट रिक्वायरमेंट है तो देन वी हैव टू सिलेक्ट फंक्शनल एपीआई। और डेटा सर ये इनकी वेबसाइट से स्क्रैप करके निकाला जाता है सारा इनके लिए? ये तो देखें, डेटा कलेक्ट करना ही ना मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल तरीन काम है, बाकी तो आगे का काम बहुत आसान होता है। बिल्कुल। यानी जो प्लेटफॉर्म के लिए हम बनाना चाहते हैं, सपोज अगर अमेज़न के लिए बनाना चाहते हैं या जो भी प्लेटफॉर्म, तो उनका डाटा वहीं से स्क्रैप करके यूज करके यूटिलाइज करके हम लोग ये चीज बना सकते हैं। जी बिल्कुल। आई एम राइट सर? बिल्कुल ऐसा ही है जी। ओके, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आज का सेशन में यकीनन आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। अच्छा पढ़ाया आपने काफी सर। फिर आते जाते रहिएगा आप, ये लर्निंग बोथ पे चलती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Recording